जी 119 पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह ये आखिरी पार्ट होगा हमारे सेशन की क्लास का। इस ऐलान के साथ कि अगर मुझे कुछ और समझ में आई कि होना चाहिए एक्स्ट्रा, तो वो मैं आपको लाइब्रेरी में बच्चे बैठे होते हैं, बुला के कोई रिकॉर्डिंग करके भेज दूंगा। लेकिन फ़िलहाल मेरी तरफ से आखिरी क्लास होगी। मैंने मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का सवाल तो लाजमी बोर्ड पे करना था, लेकिन बोर्ड की जो सूरत हाल है वो इस वक्त काफ़ी दगरगूं है। जी नहीं, वो बोर्ड पे नहीं हो सकता सवाल। ज़रा एक नज़र दिखा के वापस लेके आए जी जल्दी से। ये इस बोर्ड पे अब सवाल नहीं हो सकता, वापस ले आए। इसलिए अभी वापस ले आओ भाई। तो अब मैं ये दोनों सवाल जो रहते हैं इन्वेंट्री, इसका सीवीपी का सवाल तो वैसे ही मैंने इधर ही करना था, छोटू सा सवाल है। लेकिन चलें, ये तसल्ली है कि आपको मैंने सोल्यूशन भेजा मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का, तो वो सवाल मैं आपको जस्ट डिस्कस ही कर देता हूँ, फिर सॉल्व करता हूँ यहाँ पे, कोशिश करता हूँ यहाँ पे जितना हो सका। तो रिवीजन के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास रह गया है अभी तक एक सीवीपी एनालिसिस की रिवीजन रहती है और दूसरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरिएंस एनालिसिस की। इसका कुछ सवाल मैं नहीं करवा रहा, रिसेंट टाइम में आया नहीं था, इसलिए जितने सवाल थे वो हम ऑलमोस्ट सारे कर ही चुके हैं। तो आपने वो सवाल, आप कहाँ थे भाई, आप आ गए आज हैं। इन्नमल आमालु बिल खवातीम, आमाल का दारोमदार खात्मे पर है, ये सोचकर भाई आज आगे कि चलो आखिरी क्लास है, दुआ में शरीक हो जाए। भाई अमल के बाद दुआ होती है, दुआ कोई अमल थोड़ा ही अलग से, खैर है अमल तो वैसे। चलें जी, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को ज़रा देख लें थोड़ा सा। ये तो रिवाइज भी कराना नहीं बनता, क्योंकि ये अभी किया है, तो रिवाइज उस चीज़ को किया जाता है जो थोड़ा सा पहले होती है। ठीक है, प्रोसेस कॉस्टिंग की अच्छी किस्मत थी, उसका सवाल आ गया। इसका सवाल होता तो वो भी कर लेते, ठीक है, लेकिन कोई नहीं, इस दफ़ा आ जाएगा सवाल इंशाल्लाह। और मिक्स यील्ड आ भी सकता है, ज़्यादा चांसेस हैं मिक्स यील्ड को आए हुए टाइम हो गया। और मिक्स यील्ड खुदा के लिए समझें, इस बात को आसान है, सिर्फ उसमें मसला ये है कि वो है ही थोड़ा सा, अब क्या करें। अब उसके अंदर फिर आपकी जब प्रैक्टिस कम होती है, मैं ऐसे नहीं, आपको नज़र आता होगा कि हर टॉपिक को ऐसे ही लंबा खींचता था, जो छोटे टॉपिक होते थे उनको वैसे ही लंबा खींच लेता था, चलो साथ कोई और शुरू कर लें। उसकी वजह ये होती है कि जब भी किसी टॉपिक को थोड़ा टाइम ज़्यादा गुजरता है तो आप उसमें थोड़ा कंफर्टेबल होना शुरू होते हैं। अब मैं क्या करूं, फिर सीवीपी उसके अंदर मिक्स यील्ड के अंदर कुछ था ही नहीं इतना ज़्यादा। लेकिन आपने जितने सवाल हैं ना, जो आपने किए या मैंने करवाए, जिनके सोल्यूशन है या जो आपने कर लिए, उन्हीं को आपने, यार कम है तो दो दो बार कर लेना है, बस फॉर्मूला है याद करना है, एक बार काबू में आ जाए तो उसका सवाल आए तो नॉर्मली आसान सवाल होता है। ठीक है, एनीवेज, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरिएंस एनालिसिस एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक्सपेक्टेड है इस दफ़ा इसमें से 15 नंबर का सवाल भी। ठीक है, तो अगर प्रॉपर स्टैंडर्ड कार्ड पर यूनिट गिवन ना हो, यार प्रॉपर को छोड़ो, अगर चलो ठीक है, अगर बिल्कुल प्रॉपर आपकी मतलब का हो, जो कि होता नहीं है, कि आपको मटेरियल कॉस्ट भी मिले, लेबर कॉस्ट भी मिले जैसे आप चाहते हैं, कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड आवर्स भी गिवन हो, स्टैंडर्ड रेट्स भी गिवन हो, टोटल भी गिवन हो, फिर वेरिएबल अलग पड़े हों, फिक्स अलग पड़े हों, फिर तो ठीक है। लेकिन ऐसा कहाँ पे देगा आपको कार्ड, आपको तो उसने फिक्स वेरिएबल लाजमी अलग करवाने होते हैं। तो बहरहाल आप यूँ समझें कि आपकी वर्किंग वन ये पक्की है कि आपने स्टैंडर्ड कार्ड सबसे पहले बना लेना है। फिर फॉर्मूला, राइट फार्मूलाज ऑफ रिक्वायर्ड वेरिएंसेस एंड यूज गिवन डेटा इन फार्मूलाज टू कैलकुलेट वेरिएंसेस। आपके दिमाग में लिखे हैं फार्मूलाज, आपने नहीं लिखने, अनलेस कि आपको बैकवर्ड वर्किंग, बैकवर्ड अप्रोच वाले सवाल आ जाएं जिसमें वो वेरिएंस निकाल के दे दे और आपने रिवर्स वर्किंग करके कुछ निकालना हो। ठीक है, तो उस सूरत के अंदर आप वेरिएंस को लिख कर, फॉर्मूला को लिख कर फिर डेटा ढूंढते चले जाएं। ज़रा मुश्किल सवाल इसलिए होते हैं कि बस ऐसे ही चल पड़ते हैं हम, कहीं से कुछ ढूंढ के पहुंच जाते हैं अल्लाह का नाम लेके। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, सीधे सवाल हो तो वो ज़रा इजी रहता है। अच्छा, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर आपको स्टैंडर्ड कार्ड के अंदर कोई पर यूनिट डेटा गिवन है, अगर आप उसको बजटेड प्रोडक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बजटेड फिगर पे चले जाते हैं। ये एफ वेरिएंस के अंदर, जो एफ वेरिएंस में आपके यूज़ करते हैं आप बजट फिगर। ठीक है, और अगर स्टैंडर्ड को एक्चुअल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल स्टैंडर्ड फिगर होती है, जिसको हम एब्जॉर्ब्ड भी कहते थे। तो इसका ज़रा ध्यान रखना है, ये आप भूलते थे अक्सर। ठीक है, कि आपने अगर स्टैंडर्ड डेटा वाली फिक्स्ड ओवरहेड्स के अंदर ये मसला आता था, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट गिवन हो, ये भाई जो वो कह रहे थे ओ यार अगर गिवन हो तो उसको अगर बजटेड प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, बजटेड डेटा से करेंगे, तो आप वो बजटेड फिगर पे पहुंचेंगे। और अगर एक्चुअल से करेंगे तो ये बजटेड नहीं होती, एक्चुअल मतलब एब्जॉर्ब्ड की फिगर होती है ये। फिर किस किस तरह के सवाल इसमें आते हैं जी,
ये सारी कहानी है जी टोटल। आपको बजटेड प्रॉफिट मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत, बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट मार्जिनल या एब्जॉर्प्शन के तहत, दोनों के तहत बनवा सकता है। फ़र्क सिर्फ ये, हम ये बनाया करते थे, अगर आपसे वो बजटेड प्रॉफिट निकलवाए मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन में तो सारा बजटेड डाटा यूज़ करते थे हम, तो ये कर लेना, ठीक है, यूज़ ऑल बजटेड डाटा। और अगर वो एक्चुअल का कह देगा तो बस वही सारे फॉर्मेट्स हैं। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का सवाल भी अभी करना है हमने, एक जो रीसेंट टाइम वाला रहता है, तो वही वाली स्टेटमेंट बनानी है आपने, यूज़ सारा एक्चुअल डाटा कर लेना है, ठीक है। उसके बाद कभी कभी वो सिर्फ वेरिएंसेस कैलकुलेट करवा लेता था, प्रॉफिट स्टेटमेंट की तरफ नहीं जाता था, ठीक है, या फिर वेरिएंस भी कैलकुलेट करवा लेता था, प्रॉफिट्स भी करवा लेता था और कहता था रेकनसाइल भी करो, इस अटैम्प्ट की तरह से रेकनसिलेशन भी बनवाई हुई है उसने, ठीक है। तो ये 4 तरह के सवाल हो सकते हैं, सिर्फ बजटेड प्रॉफिट बनवा ले, सिर्फ एक्चुअल बनवाए, सिर्फ वेरिएंसेस निकलवाए, ये सारा कुछ भी करवा सकता है। अब वेरिएंस कौन कौन से थे, तो 2 तरह के वेरिएंसेस थे, सेल्स के वेरिएंस और कॉस्ट के वेरिएंस। सेल के 2 ही वेरिएंस थे, प्राइस और वॉल्यूम। कॉस्ट के अंदर मटेरियल के, लेबर के, वेरिएबल ओवरहेड के और फिक्स्ड ओवरहेड के वेरिएंसेस थे, जिसमें मटेरियल के 2 वेरिएंस थे, प्राइस और ये यूजेज, जिसको मिक्स और यील्ड में सिर्फ तब करना है अगर मल्टीपल मटेरियल हो और क्वेश्चन भी रिक्वायर करे, ठीक है। ये आपके लिए, ये आपके लिए हैंड आउट, दुआ करो कि आ जाए ये पीडीएफ बन के, क्वालिटी अच्छी होगी। नहीं होगा पीडीएफ तो मैंने आपको बोला है कि मैं 1-2 दिन के अंदर, थोड़ा संभलने में टाइम लगता है ना, आपके सॉल्यूशंस रहते हैं, रिवीजन प्लान रहता है, वो सारी चीज़ें 1-2 दिन लग जाएंगे। ग्रुप में भरमार ना कर देना मैसेजेस की, हालांकि क्वेश्चन 2-4 ही बदलने होते हैं, लेकिन क्वेश्चन बैठ के फिर सारे देखने तो होते हैं ना, कौन सा क्वेश्चन टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट लग रहा है, कोई क्वेश्चन कम लग रहा है, कोई बढ़ा दें, कोई रिवीजन प्लान में अगर मैं कोई क्वेश्चन डालूंगा तो उसका सोल्यूशन भी साथ डाल दूंगा अपने फॉर्मेट के ऊपर, ताकि कोई एडिशनल सवाल आपके पास आए भी तो उसका सोल्यूशन हो। तो थोड़ा टाइम लगता है इस पर, ठीक है। तो 2 से 3 दिन में आपको रिवीजन प्लान मिल जाएगा, जो कि 95% से भी कुछ ज़्यादा नहीं तो 95% सेम ही होगा। इसलिए आपको तसल्ली रखनी चाहिए, रिवीजन आप शुरू कर सकते हैं पुराने वाले से, मैंने कहा बता दूँ ना, क्योंकि मैसेज पे मैसेज आने लग जाने। तो सोल्यूशन जो रहते हैं वो मैंने लिख कर दिए थे, आपने वो मैं देखूंगा, तो 2-3 दिन के अंदर चीज़ें पूरी करनी है, ठीक है। तो जब चीज़ें पूरी करनी है तो उसमें भी ये काम भी करूँगा मैं। अव्वल तो पीडीएफ बन जाएगा, मैंने ट्राई नहीं किया ज़िंदगी में, पहली बार करूँगा, बोल रहा हूँ आपको, करूँगा इंशाल्लाह ट्राई। नहीं होगा तो फिर जितना एक तस्वीर में मुनासिब साइज़ आ सकेगा वो पिक्चर खींच के तो उसकी कंबाइन पीडीएफ बना के भेज दूंगा, यानी ये आ जाएगा आपके पास, पिक्चर्स ना बनाएं, ठीक है, क्योंकि आपकी पिक्चर्स वहाँ से वो नज़र ही नहीं आनी। तो कम से कम ये है कि आपकी रिवीजन अगर करने के लिए ये यूज़ करनी है फाइल, तो मुनासिब उसका विजुअल तो हो, ठीक है। अच्छा, तो बहरहाल कॉस्ट वेरिएंस में, लेबर के वेरिएंस में विद और विदाउट आइडल टाइम एंड पे पढ़ा था। अगर विदाउट आइडल टाइम है तो फिर रेट और एफिशिएंसी, और अगर विद आइडल टाइम है तो फिर 2 मामलात थे। आइडल टाइम प्लान्ड नहीं था तो रेट और एफिशिएंसी वैसे ही निकले थे, एक नया वेरिएंस आया था आइडल टाइम का वेरिएंस। और अगर प्लान्ड है तो रेट वैसे ही निकलता था। एफिशिएंसी में हमने कहा था प्रोडक्टिव एफिशिएंसी का, जिसमें आपका जो आइडल टाइम थे उसके अलावा वाले आर्स पकड़ते थे, प्रोडक्टिव आर्स, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी का वेरिएंस निकाल के फिर एक्सेसिव आइडल टाइम एक न्यू वेरिएंस आया था, ठीक है। बाकी ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड में एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी था, और फिक्स्ड ओवरहेड में थोड़ा मसला था, मार्जिनल में कम, एब्जॉर्प्शन में ज़्यादा। मार्जिनल के अंदर वेरिएंस सिर्फ एक्सपेंडिचर का आता है, वॉल्यूम का आता ही नहीं। एब्जॉर्प्शन में एक्सपेंडिचर भी होता है और वॉल्यूम भी होता है, फिर वॉल्यूम को भी आगे वो तुड़वा लेता है एफिशिएंसी। ये भी कब करना है, तो 2 चीज़ें सिर्फ रिक्वायरमेंट होने की सूरत में करनी है। एक मिक्स यील्ड, उसमें तो 2 चीज़ें हैं ना, पहली बात मिक्स और यील्ड, तो मिक्स तो तभी बनेगा जब एक से ज़्यादा मटीरियल होंगे, तो एक से ज़्यादा मटीरियल हो और सवाल रिक्वायर करे, ठीक है, तो मिक्स यील्ड पे जाना है। ऐसे ही फिक्स्ड एफओएच के अंदर चाहे एब्जॉर्प्शन भी है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर वॉल्यूम भी निकलना है, एक्सपेंडिचर भी निकलता है, वॉल्यूम भी निकलता है, लेकिन वॉल्यूम ही सिंपल निकालना है। कैपेसिटी और एफिशिएंसी में सिर्फ तब जाना है अगर वो रिक्वायर करे तो, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम वेरिएंस निकालते हुए ना वो फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट ही चल जाते थे, जो हमारे कार्ड के अंदर पर यूनिट होता था। खुदा ना खास्ता अगले स्टेप में जाना पड़े तो आपको ओएआर जो है वो भी पर आर चाहिए होता है, कभी पर आर दे देगा, कभी निकालना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये आपकी सारी कहानी है जी, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की और थोड़ी सी वेरिएंसेस की। एक बड़ी अहम बात ज़हन में आई थी लेकिन निकल गई। चलो, इसमें प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं, इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि आपकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में वो ईपीयू मिक्स कर दे। किया था हमने, तो हमने कहा था कुछ भी नहीं होना, उल्टा सवाल आसान हो गया था कि आपने सिर्फ ईपीयू की अपनी मशहूर ज़माना फेवरेट तरीन वर्किंग करनी है
और आपके जिन फार्मूलाज के अंदर भी एक्चुअल टोटल वो प्रोडक्शन आती थी, एक्चुअल क्वांटिटी आती थी, जैसे मटेरियल यूजेज के अंदर स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल निकालते थे, तो वो टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल जो निकालते थे, तो एक्चुअल प्रोडक्शन में आपने वो सवाल वाली नहीं लेनी, ईपीयू के मटेरियल वाली लेनी है। ऐसे ही लेबर एफिशिएंसी के अंदर आपके टोटल स्टैंडर्ड आर अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, तो वो एक्चुअल प्रोडक्शन कौन सी लेनी है, ये लेबर वाले कॉलम की। कन्वर्जन इकट्ठा है तो फिर वो सब के अंदर जहां जहां पे यानी कि जिनके जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं आपके, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था इश्यूज के अंदर सबसे पहली प्रोडक्शन यूनिट्स निकालने होते थे। प्रोडक्शन यूनिट निकालने के लिए एक ये तरीका भी तो बताया था। जब प्रोडक्शन यूनिट निकालने का एक तरीका ये, अगर ओपनिंग क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस आ जाए तो ईपीयू से निकलते हैं वो। तो ईपीयू निकल आया तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर क्या करना होता था आपने, यूजेज वेरिएंस में सिर्फ ये एक्चुअल क्वांटिटी यूज होनी है, और उसके बाद लेबर एफिशिएंसी, वेरिएबल एफिशिएंसी या फिक्स्ड ओवरहेड की एफिशिएंसी या कैपेसिटी यानी वॉल्यूम वेरिएंस के अंदर आपने कौन से यूनिट्स यूज करने हैं, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल के जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो ये यूज हो जाएगी। बस इतना सा चेंज था। फिर ये बदतमीज सवाल आ गए। ये बदतमीज सवाल क्या करते थे कि आपको जो आप करते आए वो निकाल के दे देते थे। तो उसका हल क्या बताया था, ये फर्स्टली राइट ऑल फॉर्मूलाज ऑफ विच आंसर इज गिवन इन क्वेश्चन एंड यूज डेटा फ्रॉम क्वेश्चन टू फिल द फॉर्मूलाज एंड कैलकुलेट। अब इसके अलावा मैं और क्या कह सकता हूँ शेल पढ़ते थे, चलते चलते मंजिल पे भी पहुंच जाते थे। ठीक है, तो ये जनाब आपके प्रोसेस कॉस्ट, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के मामलात हैं। ठीक है, खाम खा फिर भी तस्वीर का दिल है, तो अब इसमें क्या नज़र आएगा, ये पूरी तस्वीर आपके सामने हो आपकी फ़ाइल के अंदर तो बेहतर है। बाकी अब ये भी क्वेश्चनेबल बात है कि जब मैं, अगर मेरा PDF ना बना, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, गॉड फॉरबिड, अगर ना बना तो मैं क्या करूँगा, इसकी तो तस्वीर भी कुछ मुनासिब नहीं आएगी। चलो फिर ये चीज़ें अब मैं खुद सेट करूँगा, इसमें अब टाइम ज़ाया नहीं करते, इसको मैं ज़रा वड्डा कर लूँगा। कंट्रोल P देखूँगा करके, पता भी है इसकी कितनी फाइल्स, इसके ऊपर पता नहीं चौथा सेशन चल रहा है इस वन नोट पे, तो गुस्सा भी कर सकता है ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पता नहीं वो सिर्फ इस फाइल को करे ना करे। अब वो कह रहे होंगे IT वालों से पूछ लो, पूछूंगा इंशाल्लाह IT वालों से। कैमरे वाले कह रहे होंगे यार कितना है, तो पता नहीं वो क्या है, ये पेंडू आदमी आ गया, इसको वन नोट यूज़ करना नहीं आता। सही कह रहे हैं वो जो कह रहे हैं। तो प्रॉब्लम्स के बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया, रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स रिवाइज कर लिए, और ये भाग गया, इसको वापस ढूंढा। शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, जी कॉपी पेस्ट किया हुआ नहीं, कुछ नए हैं जिनमें कॉपी पेस्ट से काम नहीं चला, वो नए लिखे थे, और जिनके अंदर मुझे एज इट इज़ मिल गया, जहाँ से मैं उठा सकता था वो उठाया था। तो जो संडे था आपकी क्लासेस से पहले वो इसी पर ही लग जाता है, क्योंकि क्लास के अंदर हो सकता है मैंने एक कॉलम में बनाकर ये कंटिन्यू शटडाउन समझा दिया और सवाल शुरू कर दी हूँ, तो यहाँ पे मुझे फिर थोड़ा सा उसका सुर्खी पाउडर करना पड़ता है, क्योंकि ये फ़ाइल आपकी रिवीजन की फ़ाइल है ना, तो इसमें मैक्सिमम पॉसिबल चीज़ें, और फिर कुछ एडिशंस इसके अंदर हैं जो एहतियातें होती हैं, जैसे ये चीज़ मैंने इसके साथ बता दी, तो जो थोड़ी बहुत एहतियातें हैं जो मेरे जहन में आई मैंने लिख दी। जो इसके अलावा हो माफ़ कर देना, आपको पता ही होगा सवाल करते हुए चीज़ें सामने, टॉपिक पूरा जब चल रहा होता है तो वो चीज़ें सामने होती हैं। ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट को हमने ऐसे ही बस गोली करा दी मैंने। ठीक है जी, तो आपने रिकॉर्डिंग के अंदर बच्चों ने देखा होगा ऊपर लिखा हुआ था, अच्छा चलें छोड़ें, ओ माय गॉड ये नहीं होना चाहिए था। CVP एनालिसिस की तरफ आते हैं। ठीक है जी, CVP एनालिसिस बहुत अच्छा टॉपिक, आपका फेवरेट टॉपिक था। ठीक है, और इस टॉपिक में से सवाल बहुत आसान आया है रिसेंट अटेम्प्ट के अंदर, तो एक्सपेक्ट कीजिएगा कि थोड़ा सा टफ सवाल और मल्टी प्रोडक्ट की तरफ जाएगा। मल्टी प्रोडक्ट कैसा सवाल होगा, ये खान लिमिटेड जो आपका आखिरी CVP में सवाल था, पिछली अटेम्प्ट में गालिबन आया था, इस तरह का सवाल आ सकता है। ठीक है, तो कोई इतना टफ सवाल नहीं होता। 80% सही करना तो उसे मसला ही कोई नहीं ना, 100% तो मैंने आपसे कभी कहा भी नहीं। हो जाए तो कर देना, ये बार बार कहता हूँ, मुझे डर बड़ा लगता है इस बात से कि कहीं इस पर ही ना हो के हो भी रहा हो सही तो नहीं यार सर ने कहा था 80% काफ़ी है तो काफ़ी है। चलिए अब मैं बैठ के पढ़ाता हूँ, फिर बाकी क्लास बोर्ड तो आप लोगों ने फारिग नहीं किया। तो इस टॉपिक का पर्पस क्या होता था जी, प्लानिंग है। स्टार्ट ऑफ द पीरियड पे खड़े होकर, जब मैंने शुरू किया था ये टॉपिक, मैंने कहा था स्टार्ट ऑफ द पीरियड खड़े होकर हम ये डिसीजन ले रहे होते हैं कि कितने सेल यूनिट्स हम बनाएं, सेल प्राइस क्या डिटरमिन करें, सेल रेवेन्यू कितना हो, किस लिए, टू अचीव ब्रेक इवन या टू अचीव डिजायर्ड प्रॉफिट लेवल। ठीक है, तो इसके लिए सबसे बड़ा मसला इस टॉपिक के अंदर क्या होता था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ये 3 चीजें थी ना, याद है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, पूरा टॉपिक यही। अच्छा पहले ही हमने ना ये नब्ज पकड़ ली थी इसकी स्टार्ट में, तो जब वो नब्ज पकड़ ली थी, आपको देखी लगनी, आप तो इंस्पेक्टर साहब हैं,
कभी आते थे कभी नहीं आते थे, जो रेगुलर बच्चे आते थे उनका फेवरेट टॉपिक है ये, ठीक है। तो खैर इसमें हमने नब्ज ये पकड़ ली थी स्टार्ट में ही कि सीवीपी के सवालों के अंदर हमें ये 3 चीज़ें चाहिए, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और टोटल फिक्स कॉस्ट। और तकरीबन 80% से भी ज़्यादा सवाल होते चले गए थे कि एंड पे जाके मसला आ गया था पर यूनिट का डेटा अवेलेबल नहीं हो रहा था। जब ऐसा नहीं था तो फिर हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को छोड़कर CS रेशो की तरफ चले गए थे और ये पर यूनिट की बजाय फिर टोटल्स को यूज़ करने लग गए थे, ठीक है। तो कुछ बच्चों ने कहा कुछ सवालों के अंदर कि सर ये सवाल तो ऐसे भी हो सकता है, आप तो इसको भी पर यूनिट से करा रहे हैं, टोटल से हो सकता था जब टोटल वाले कराए। तो मैंने कहा भाई मेरी कोशिश यही होती है कि टोटल की तरफ ना जाएं, अगर पर यूनिट डेटा मिल रहा हो इसके अंदर आसानी रहती है, जब फंस जाते हैं तो फिर दूसरा तरीका भी सिखाया हुआ था, ठीक है। तो इसको हमने 2 डिवीजन्स कर ली थी इसकी, एक सिंगल प्रोडक्ट सीवीपी एनालिसिस था और दूसरा मल्टी प्रोडक्ट, ठीक है। सिंगल प्रोडक्ट सीवीपी एनालिसिस को हमने असल में सीखा था, मल्टी प्रोडक्ट में तो फिर उसी का ही काम चला लिया था। तो किस तरह के सवाल आया करते हैं इसमें, वो कहता है ब्रेक इवन सेल के यूनिट्स निकाल दो, या ब्रेक इवन सेल रेवेन्यू भी कह सकता है, ठीक है। उसके बाद सेल यूनिट्स या सेल रेवेन्यू टू अर्न डिज़ायर्ड प्रॉफिट, टू अर्न डिज़ायर्ड प्रॉफिट यही वाले यूनिट्स कह देता है, निकाल के दे दो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में या उसकी रेशो निकलवा सकता है, निकलवाया करता था, इस अटैम्प्ट में यही किया है इसने, ठीक है। और सेल प्राइस टू अर्न डिज़ायर्ड प्रॉफिट। अब इसके फार्मूलाज नीचे लिख दिए हैं मैंने, आपके पास लिखे हुए भी मौजूद हैं, 12 इस फाइल में भी आ ही जाएंगे। तो ब्रेक इवन यूनिट्स में निकालने का ज़रा थोड़ा सा दिमाग को ज़रा रवां करें ना, क्योंकि मैंने 2 सवाल कराने हैं सीवीपी के। अच्छा टाइम ज़्यादा लग जाए तो कोई बात नहीं, टाइम है आराम सुकून से, अभी ये तो नहीं कि पूरा सा 119 लेक्चर्स में 2 पार्ट्स तक हम सुकून से चले और एंड पे आके हम स्पीड पकड़ लें बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला। सुकून से बैठें, आराम से बैठें, ठीक है। मेरी इसके बाद FAR 1 है, उनका भी प्लान तो यही है कि आज फ्री करना है, लेकिन वो नहीं होंगे तो उन्हें कल बुला लूँगा, उनके पास तो गुंजाइश नहीं होगा ऐसे। क्या उन्होंने कहा था हम रात तक बैठे रहेंगे, सारी जान छड़ देना, तो हो सकता है वो हो जाए, लेकिन वो मसला ये कि वो बाद में आना है ना उन्होंने, तो पहले जो हैं उनको आराम सुकून से करें, कोई जल्दी नहीं करनी, ठीक है। मैंने छोटा सा एक सवाल कराना है सीवीपी का, पहले रिवीजन के लिए फॉर्मूलाज याद आ जाए, फिर रिसेंट अटेम्प्ट का सवाल तो है ही बहुत आसान, वो भी ऐसे ही समझो रिवीजन ही होगा, लेकिन उस सवाल में पूरी रिवीजन नहीं होनी, इसलिए एक छोटा सा सवाल पहले करेंगे, 10 मिनट नहीं लगने, फिर 10 मिनट में ही रिसेंट अटेम्प्ट का सवाल हो जाएगा, फिर उसके बाद बस मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का सवाल है और हमें, ठीक है। अच्छा तो फॉर्मूलाज क्या थे, ज़रा दोबारा कोशिश करो। हमने ब्रेक इवन यूनिट्स में निकाला तो टोटल फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करते थे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, ठीक है। और अगर इंसान बन के बैठ जाओ, मैंने तुम्हें मारना भी है और भगाना भी है, ठीक है ना, लेकिन आखिरी दिन अब मैं नहीं चाह रहा ये, वैसे ही मेरा दिल बुझा बुझा सा है, तुम्हारी जुदाई में से शाख गुजर रही है बड़ी। अच्छा विचों में खुश हूँ ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इस बात पे खुश हूँ कि चलें गुजारा हो गया हमारा सेशन का, गुजारा अब आप भी कर लोगे गुजारा, तो फिर हम तो गुजारा ही कर सकते थे, फिर अल्लाह से मांगना, रमज़ान का महीना पेपरों में होए होए होए, तो अल्लाह से मांगी जाना, दुआएं किए जाना, फैसले तो अल्लाह बदल देते हैं, हुए भी वहाँ पर जो हुए हों, ठीक है, अल्लाह के पास तो है ना कुदरत, तो बस गुजारा हम कर सकते थे, वो हो गया। अब मज़ीद गुजारा चला ही रखना महीने में, इट्स नेवर टू लेट, आपने बोर्ड पे लिखा हुआ है इट्स नेवर टू लेट, तो 2 काम बस करने हैं, फिर एंड पे बताता हूँ। अच्छा उसके बाद अगर डिज़ायर्ड प्रॉफिट अर्न करना चाह रहे हैं तो बस टोटल फिक्स कॉस्ट में, क्योंकि असल में समझिए टोटल फिक्स कॉस्ट है ही क्या, जो कंट्रीब्यूशन है ना बेसिकली वो टोटल फिक्स कॉस्ट के, ये कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स फिक्स कॉस्ट होता है। कंट्रीब्यूशन का मतलब ही क्या है, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स फिक्स कॉस्ट, यानी जब आपकी फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन कवर कर लेता है तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ जाते, उससे ऊपर जो जाएंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो डिज़ायर्ड प्रॉफिट ऐड कर देंगे, अगर आप ऊपर जो है वो टोटल फिक्स कॉस्ट में, तो आप डिज़ायर्ड प्रॉफिट वाले यूनिट्स पर पहुंच जाएंगे। और अगर आप कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है जी, सेल प्राइस पर यूनिट लेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। अगर आप सेल रेवेन्यू निकालना चाहें तो ठीक है, आपका ये काम चल सकता है कि आपने कंट्रीब्यूशन ये ब्रेक में यूनिट्स निकाले हुए हैं तो उसको सेल प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें तो काम चल जाता है, लेकिन मैंने आपको वो काम नहीं करने दिया था। मैंने कहा था बस जब टोटल सेल रेवेन्यू की बात करें तो आप CS रेशो को यूज़ करें, तो वही फार्मूला है टोटल फिक्स कॉस्ट, लेकिन डिवाइड कर देंगे CS रेशो से, और सेल रेवेन्यू की बात आए तो प्लस कर देंगे डिज़ायर्ड प्रॉफिट को। CS रेशो का मतलब क्या है, कंट्रीब्यूशन टू सेल, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो भी कहते हैं, CM रेशो भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन ओवर सेल, ठीक है जी। उसके बाद
हाँ, ये पर यूनिट में भी निकाल सकते हैं, ये लिखा हुआ मैंने, ये आप टोटल में भी निकाल सकते हैं। आंसर वुड बी सेम बिकॉज दिस इज रेशियो, दिस इज परसेंटेज। पर यूनिट पे भी वही होनी है, टोटल पे भी वही होनी है। इसीलिए तो जब पर यूनिट का डेटा नहीं होता था तो हम CS रेशियो पे जाते थे मजबूरी में, क्योंकि CS रेशियो तो निकल सकती है ना टोटल से डेटा गिवन हो, तो उसको यूज करके हम चला लेते थे। फिर ये एक मामला था, अगर आपको याद हो तो एक स्पेशल केस बना था कि CS रेशो अगर नेट ऑफ कमीशन वो कह दे ना, वो CM रेशो सवालों में देता था और कहता था ये नेट ऑफ कमीशन है। अब मैं वहाँ पे चला जाता हूँ, एक दफ़ा एक नज़र डालनी है ना, छोटी सी नज़र ही डालनी है ना। मैं CVP के टॉपिक में जाता हूँ ज़रा, आपका फेवरेट टॉपिक। ओए होए और ही ना पढ़िया सी तुसी, ओए होए ये सब आपने पढ़ा था, ओए होए। ये जनाब मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि अगर वो सवाल में आपको कहे कि मैंने CM रेशो जो दी है, ठीक है, मैंने जो CM रेशो दी है ये टोटल है, यानी कि ग्रॉस सेल की बेस पर है, वो खुद बता दिया करता था। तो फिर आपने वेरिएबल कॉस्ट में कमीशन डालना है और ग्रॉस सेल प्राइस लेनी है CM रेशो निकालते हुए। लेकिन वो ये बदतमीज़ी करता था कि वो हमेशा कहता था CM रेशो, क्योंकि यही तो मसले वाली बात होती है, जिसमें बच्चा गलती क्या कर सकता है कि वेरिएबल कॉस्ट के अंदर कमीशन को ले ले। हालांकि वो कह रहा है कि मैंने नेट सेलिंग प्राइस ली है और इस वजह से नेट सेलिंग प्राइस जब ली है तो जब डिस्काउंट ये कमीशन ऊपर ही माइनस कर दिया तो दोबारा यहाँ पे ऐड नहीं करना, तो इन दोनों को लेकर जो मैंने CM रेशो निकाली है वो ये है। तो फिर जब आप उसको वर्क बैक करते होते थे तो मैंने आपको कहा था आपने यहाँ पर नेट सेलिंग प्राइस लेनी है, या अगर निकाल रहे हैं सेलिंग प्राइस तो वो नेट सेलिंग प्राइस निकलेगी, और यहाँ पर यूज़ क्या करेंगे, वो वेरिएबल कॉस्ट जिसके अंदर कमीशन ना हो। छोटा टॉपिक नहीं था, बड़ा टॉपिक था। वो तो उस वक्त कोई तेज़ी कोई कुछ आराम सुकून से करते रहे, हम सेशन का दरमियान था, जज्बात भी सही बने हुए थे, CMA ख़त्म करना है उस वक्त तो शौक से पढ़ रहे थे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें थी उसके अंदर। 10-12 दिन तो लग गए होंगे मेरे ख्याल में, 13 दिन। हमें कितने दिन लग गए थे हमें इस पर? 13-14 दिन। तो आपको तो बेटा हफ्ता ही लगना था, आप आए हफ्ते थे, ठीक है। फिर आपने फजूल बात की है, आखिरी दिन आप आके दिमाग खराब। इतनी सुकून में क्लास चल रही थी, 2 दिन से हम रिवीजन का, तीसरा दिन है आज हमारा रिवीजन, कोई मसला नहीं हुआ पूरी क्लास में। अच्छा जी, चलें, तो ये स्पेशल केस था जो मैंने यहाँ पर आपकी रिवीजन के अंदर भी बात की। वो कितने गया रिवीजन वाला, ये रहा नहीं, यहाँ पे, ठीक है। चल, तो CM रेशो या CS रेशो नॉर्मल तो आपकी जैसे आप निकालते हैं कंट्रीब्यूशन ओवर सेल करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट फुल वाली ही लेनी है आपने, नॉर्मल वाली ग्रॉस वाली सेल प्राइस लेनी है और CM रेशो निकाल लेनी है। लेकिन सवाल में अगर वो कह दे मेरी CM रेशो जो है, कंट्रीब्यूशन सेल रेशो, वो नेट ऑफ कमीशन है, तो फिर आपने नेट सेल प्राइस लेनी है और वेरिएबल कॉस्ट में कमीशन नहीं लेना। कि मैंने कोशिश की है सारी चीज़ें इसके ऊपर आएँ जो जहाँ जहाँ थी, ठीक है ना, इसलिए ये मिल जाएगी आपको फाइल, इसीलिए ये फाइल देना चाह रहा हूँ आपको, अल्लाह करे पहुँच जाए। सेल प्राइस पर यूनिट टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने कहा था, सारी कॉस्ट को पकड़ो, उसमें डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड करो, टोटल सेल रेवेन्यू निकल आएगा, यूनिट से डिवाइड करके पर यूनिट सेलिंग प्राइस आ जाएगी। ये रिक्वायरमेंट्स उसकी जो होती है उस हिसाब से है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में निकालना है तो बजटेड सेल माइनस ब्रेक इवन सेल, और अगर इसी को रेशो में निकालना है तो डिवाइड कर दो इसी डिफरेंस को बजटेड सेल के साथ, ठीक है। और सही है, तो ये यूनिट्स में भी निकल सकता है, ये रुपीज़ में भी निकल सकता है, और यूनिट्स या रुपीज़ दोनों में से जिसको मर्जी यूज़ वो करवा ले। वैसे रुपीज़ के अंदर वो रेशो निकलवाता है नॉर्मली, तो रेशो में भी आ सकता है। ब्रेक इवन सेल्स बजटेड सेल्स दोनों होनी चाहिए। ये यूज़ हुआ है आज वाले सवाल में। ओके, कुछ थोड़ा सा अफाका हुआ। अच्छा, वैसे तो आज के सवाल के लिए, रिसेंट टाइम के लिए इतना काफ़ी है, लेकिन मैं कहता हूँ अब इधर वापस क्या आना, मल्टी प्रोडक्ट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ शायद आ जाए, उसको भी ज़रा रिवाइज कर ही लेते हैं। तो अगर मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन एनालिसिस होता था तो उसके अंदर भी ऐसे ही वो ब्रेक इवन सेल यूनिट्स निकाल लेता था, मांग लेता था। अब उसमें होता ये था कि बिजनेस सारा हमारा इकट्ठा है तो टोटल फिक्स कॉस्ट पूरे बिजनेस की होती थी, नहीं भी होती थी तो हम टोटल करते थे, क्योंकि आपको याद होगा कुछ अजम्पशंस भी आपने पढ़ी थी, मैंने यहाँ नहीं लिखी हुई। अब सारी चीज़ें तो यहाँ नहीं लिखी जा सकती ना, अजम्पशंस थी कुछ CVP एनालिसिस की, जिसके अंदर हमने एक लिखा हुआ था कि हमें टोटल फिक्स कॉस्ट चाहिए, पर यूनिट गिवन हो तो टोटल करो, पर प्रोडक्ट भी गिवन हो तो टोटल करो, क्योंकि अच्छा पर प्रोडक्ट कब होगा, जब मल्टी प्रोडक्ट CVP होगा ना, मल्टी प्रोडक्ट होंगी तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स का फिक्स ओवरहेड्स होंगे तो उनको भी टोटल कर लेना है आपने। तो आपके पास कंबाइंड ब्रेक इवन यूनिट्स निकलेंगे, या जो भी यूनिट्स वो कह रहा है यूनिट्स टू अर्न प्रॉफिट, तो वो कंबाइंड वाले निकलेंगे। तो फिर ब्रेक इवन यूनिट्स
या ब्रेक इवन रेवेन्यू वो कंबाइंड वाला भी मांग सकता है। अच्छा, वो आपने निकाल लिया, वो उससे अगले स्टेप पे भी जा सकता है कि सेल यूनिट से सेल रेवेन्यू टू अनडिजायर्ड प्रॉफिट जो है, मतलब ये निकाल दो, ये कंबाइंड निकाल कर ही अगला स्टेप होता था, वो मैं यहाँ पे रिवाइज कराता हूँ आगे। बहरहाल वो यही चीज आपसे मांग सकता है, यूनिट्स, ब्रेक इवन यूनिट्स, यूनिट्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट, या यही रेवेन्यू मांग सकता है। तो जो आप निकालेंगे वो कंबाइंड वाला निकलेगा। फिर उसके बाद अगर वो कह देता है प्रोडक्ट वाइज, तो अगला काम हम करते थे प्रोडक्ट वाइज। उसमें मैंने कहा था कि जैसे आपने उसको इकट्ठा किया है CS रेशियो निकालते हुए, वैसे ही आप उसको अलग कर लें। यह भी दिखाता हूं, ठीक है। अब फर्स्टली कंबाइंड विल बी डन, गो फॉर प्रोडक्ट वाइज ओनली इफ रिक्वायर्ड। तो जब रिक्वायर्ड होता था तो हम प्रोडक्ट वाइज पे जाते थे, ठीक है। अब इसमें करते क्या थे, अगर वो सेल यूनिट्स का कह रहा है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स के सेल यूनिट्स निकाल दो टू अर्न टू ब्रेक इवन, तो है फॉर्मूला तो वही है, टोटल फिक्स कॉस्ट पूरे बिजनेस की। अगर वो पर प्रोडक्ट थी भी तो हमने क्या कर लिया, टोटल। अब ये 15 मिनट में नहीं रिवाइज होना, ये आपको वो सारे सवाल करने पड़ेंगे जो आपने उस वक्त किए थे, जो इतना अच्छा तैयार था, आज लग रहा है ना थोड़ा भूला भूला सा। तो उसकी जरूरत किस चीज़ की है। मैंने जो सवाल, असल में ना वो सवाल है ही छोटा सा रिसेंट टाइम वाला, इसीलिए तो एक और सवाल लेकर आया हूं कि चलो 2 कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आपके जो लेवल आपका जो है ना वो और है, वो वही सवालों का है जो आपने किए थे, तो वो उसी तरह से रिवीजन प्लान वाले सवाल करोगे, एक सिटिंग में करोगे, तो ये वही टॉपिक है जो आपको बहुत पसंद था, अभी भी पसंद ही होगा इंशाल्लाह। खैर चलें, तो फॉर्मूला क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट ओवर, अब यूनिट्स निकालने हैं तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। लेकिन अब मसला यह है कि ये प्रोडक्ट एक से ज्यादा हैं तो फिर वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन चाहिए बस। तो फॉर्मूला तो वही है टोटल। चलो तरतीब से चलते हैं, क्या करेंगे अगर मल्टीपल प्रोडक्ट आ जाएंगी, तो पहले हमने क्या कर लेना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ईच प्रोडक्ट का निकाल लेना है। वो कैसे निकलेगा, सेल प्राइस लेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकल आया, दोनों का अलग अलग है। फिर इसको क्या कर लें, वेटेड एवरेज कर लें। तो कैलकुलेट एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यूजिंग सेल क्वांटिटी और सेल क्वांटिटी रेशियो। क्वांटिटी गिवन है तो वो यूज कर लो, रेशियो गिवन है तो वो, एक बात तो एक ही होती है, ठीक है। तो हमने एक एग्जांपल बनाई थी, ये वही एग्जांपल है गालिबन, ठीक है। तो 20 रुपए कंट्रीब्यूशन एक्स का है और एक्स का वेट कितना है, 1 यूनिट। अच्छा, और वाई का कंट्रीब्यूशन 24 है, इसका वेट कितना है, 2। यूं समझ लें कि टोटल 3 यूनिट्स बेचे, वेट्स ले लो या टोटल क्वांटिटी ले लो, ठीक है। तो मैं जरा एग्जांपल आसान कर लेता हूं। अब आपने 20 का कंट्रीब्यूशन 1 से मल्टीप्लाई किया, 24 का 2 से किया, 1 + 2 किया, तो आपका 22.67 क्या आया, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन। एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, CS रेशियो नहीं है। अब आपने टोटल जो कंबाइंड फिक्स कॉस्ट थी उसको पकड़ना है, कंबाइंड फिक्स कॉस्ट को पकड़ना है और उसको डिवाइड करना है एवरेज कंट्रीब्यूशन से। तो आपके पास क्या आ जाएंगे, कंबाइंड यूनिट्स एक्स और वाई, ऊपर है एक्स और वाई के, ठीक है। और अगर आपने इसको रुपीस में निकालना हो तो बस आपने टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस ये प्रॉफिट अगर ऐड करना हो तो ऐड कर दो, रुपीस वाला इधर पर है, ठीक है। प्रॉफिट ऐड करके ये यूनिट्स निकालोगे तो जो यूनिट्स आएंगे वो आपके टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट होंगे, लेकिन होंगे कौन से, कंबाइंड। अब चूंकि ये कंबाइंड है तो यहां से आगे ना जाना अगर सवाल ने नहीं कहा, लेकिन एक सवाल कह दिया करता है अक्सर कि प्रोडक्ट वाइज निकाल के दो, तो उसके लिए फिर जैसे इकट्ठा किया था वैसे ही तोड़ लें। तो अगला स्टेप ये होता था कि प्रोडक्ट वाइज अगर सेल निकालनी है इफ़ रिक्वायर्ड, तो फिर ये जो यूनिट्स निकले हैं इनको A और B में कैसे बांटोगे, इन यूनिट्स को पकड़ोगे और ये आपकी रेशियो है 1 + 2 = 3, 1 + 2 = तो 1/3 और 2/3। ये गलती बच्चे इधर आके करते हैं कि यहां पर भी यही क्वांटिटी यूज कर लेते हैं जबकि क्वांटिटी नहीं होती, ठीक है भाई। एसी तंग कर रहा है, अच्छा एसी वैसे कर दें यार जरा, थोड़ा सा 23-24 पे ठंड महसूस हो रही है बच्चों को। पानी पिलाऊं आपको, नहीं कोई बात नहीं, बाहर से किसी के पास है बोतल करीब। अच्छा जी आगे, अब सोचें ज़रा, तब तक जब तक मैं पानी पिला रहा हूँ भाई को, ज़रा सोचें अगर यही रेवेन्यू वाला चक्कर आ जाए तो CS रेशियो के साथ क्या होगा। किया हुआ है आप लोगों ने ये सब, ठीक है। तो अगर वो कह देता है आपसे सेल्स रेवेन्यू निकालो, तो सेल्स रेवेन्यू के लिए हमारा फॉर्मूला है टोटल फिक्स कॉस्ट ओवर CM रेशियो। लेकिन मसला यहां पे फिर वही आएगा कि यहां पर कंट्रीब्यूशन रेशियो, मार्जिन रेशियो जो है वो एक नहीं 2 प्रोडक्ट्स की होगी। अब देखो वही काम है, पहला स्टेप सेम होता था, ठीक है, कि कैलकुलेट CM रेशियो पर यूनिट, और अगर पर यूनिट ना निकल सके तो टोटल भी चल जाएगा, ठीक है। अब ये जब निकल आया तो ये तो प्रोडक्ट वाइज है,
क्योंकि इसलिए ना यहाँ पर पर यूनिट और टोटल दोनों क्यों चल जाते हैं, ये रेशियो है, ये परसेंटेज है। तो परसेंटेज पर यूनिट के हिसाब से भी सेलिंग प्राइस अगर 1 यूनिट की और कंट्रीब्यूशन 1 यूनिट का, तो वही 10 का भी वही होगा, 100 का भी वही होगा। ठीक है, तो आपने पहला स्टेप वही करना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लेना है। ठीक है, या कंट्रीब्यूशन टोटल में निकलेगा पर होगा वो प्रोडक्ट वाइज। अब इसको आपने एवरेज करना है, लेकिन अब कंट्रीब्यूशन को एवरेज नहीं करना, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो को एवरेज करना है। तो फिर उसके लिए क्या करोगे, टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, 20 इंटू 1, 20 इंटू 1। ठीक है, और टोटल कंट्रीब्यूशन इसका 24 इंटू 2। अब ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइड कर देंगे इसको टोटल रेवेन्यू से, सेल, क्योंकि कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स निकालना है। तो मिसाल का लिखा हुआ 50 रुपए का एक्स एक बिकता है, 60 का वाई, तो 1 इंटू 50 और 2 इंटू 60। ये करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वेटेड एवरेज सीएम रेशियो। कुछ रिवाइज हुआ, किया हुआ सब काम है आपने, लेकिन अब ये रिवीजन आपने करनी है ना बेटा। ठीक है, करवाया था मैंने, मैं तो बस रिसेंट अटेम्प्ट करा रहा था, तो चलो आ गई तो मैंने कहा रिवाइज करा दूं, वरना तो मैंने करवा दिया, मुझे क्या जरूरत है दोबारा कराने की। ठीक है, तो आपके लिए जरूरत है दोबारा करने की, ये महसूस हो रहा है आपको। जो टॉपिक कर लेते हैं, कोई एक सवाल कर लेते हैं, वो बेहतर हो रहा है, तो एक सवाल मेरे कराने पे बेहतर हो रहा है। तो जब आप प्रॉपर उसको सारे रिवीजन वाले सवालों से करेंगे, ये वही वाली चीज है जो आपने मानी नहीं पूरे सेशन में। क्योंकि किसी और वीकेंड पे पिछले कोई टॉपिक करते आ रहे होते, तो ये भी किसी एक वीकेंड पे हो गया होता ना, तो फिर ऐसा मसला ना आता। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी कुछ नहीं गया, अब शुरू करो, अब रिवीजन करो। रिवीजन प्लान वाले सवाल एक सीटिंग में करने हैं। ठीक है, 13-14 घंटे निकालोगे तो ये सब होगा, ये सब तब होगा। 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, पेपर सारे पास होंगे, 13-14 घंटे निकालने हैं आपने बस। और करना कैसे है भाई, मार्क्स इंटू 1.8। और एक बार ना भी समझ आए तो कर दें, कुछ नहीं होता। जिस सवाल का सोल्यूशन 80% से कम है सही, उसको दोबारा करना है, बल्कि मैं तो कहूंगा 70% तक भी चलेगा। फिर टाइम जाया होता है ना, फिर वो तो फिर सवाल रट्टा लगा रहे हो आप। अगर आपका 70% सवाल सही हो गया, आपने कहा ये गलती है, चलो यार ये गलती सही करता हूं, तो सवाल याद कर रहे हो। सवाल याद करने की जरूरत नहीं है भाई, 70% भी ठीक है, 70 to 80% सोल्यूशन ठीक है। तो गलती आइडेंटिफाई करो और अपने से अहद करो, इंशाल्लाह अगली बार मैं जब यहां से गुजरूंगा दूसरी या तीसरी रिवीजन में, ये गलती तब नहीं करूंगा। तो तब इंशाल्लाह या तो वो नहीं होगी या कम हो जाएगी। ठीक है, दिन याद होंगे इस तरह से, जैसे मैं कह रहा हूं, जैसे मैं कह रहा हूं नहीं याद होंगे, क्योंकि आपने सवाल एक बार किया बगैर सोल्यूशन देखे, और फिर उसका सोल्यूशन देखा, गलती आइडेंटिफाई की और आगे चले गए। याद कब होगा, जब उस सवाल को दोबारा करेंगे, नहीं करना दोबारा, आगे चले। अगली रिवीजन में फिर देखिएगा आपको याद होगा तो मेरा नाम बदल देना, वो गलती उम्मीद है दोबारा करेंगे आप, या कुछ कम करेंगे। उससे आपको अंदाजा होगा कि पर्चे में भी इतना सवाल मेरा सही होना है, बाकी गलती हो ही जाती है। एक गलती पूरी होगी तो दूसरी निकल आएगी। तो कोई बात नहीं, ऐसे ही करना है। ठीक है ना, चलें यार, बातें बहुत हो गई। जब सेल्स रेवेन्यू, ठीक है, आ जाना फिर वापस, हमने आपका केक भी तो काटना है आपका जी। एवरेज सीएम रेशो आ गई, उसके बाद ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू निकालना, टोटल फिक्स कॉस्ट ओवर एवरेज सीएम रेशो, ये आ गया आपका ब्रेक इवन सेल रेवेन्यू। और अगर प्रॉफिट ऐड कर दोगे तो फिर इसी के अंदर डिजायर्ड प्रॉफिट वाला सेल रेवेन्यू आ जाएगा। लेकिन ये टोटल है, आगे तब जाना है जब रिक्वायर करे। और अब जब प्रोडक्ट वाइज करना है, तो अब देखो यहां पे यूनिट्स पड़े हैं या सेल्स रेवेन्यू पड़ा है। हाँ, बस ये गलती बच्चे करते हैं, 95% बच्चे ये गलती करते हैं। जब उसको प्रोडक्ट वाइज करने लगते हैं तो फिर यूनिट्स को पकड़ लेते हैं। खुदा के बंदो, यूनिट्स की बेस पे तो चले ही नहीं है यहाँ पे, सेल्स रेवेन्यू की बेस। सेल्स रेवेन्यू और यूनिट्स की रेशो सेम तो नहीं होती। जैसे रेशो तो थी 1:2, ठीक है, तो इसका मतलब तो ये है कि यहां पर 50 और 100 होना चाहिए था, लेकिन क्या रेवेन्यू 50 और 100 आ रहा है? नहीं, ये 50 आ रहा है और ये 120 हो गया, तो फिर वेट बदल गया ना। तो इसलिए जब आपने इसको प्रोडक्ट वाइज करना है, तो ये देखो, ये 50 और 120 कितना बनता है? 170 है ना। ये आपका ब्रेक डाउन करने के लिए ये रेशियो है, 50 ओवर 170 और 120 ओवर 170। ये देखो किसको तोड़ा, जिसको जोड़ा था, टोटल शेयर रेवेन्यू। तो आपने टोटल शेयर रेवेन्यू निकालना है पूरे बिजनेस का, और अगर प्रोडक्ट वाइज कहे तो उसको मल्टी प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, तो ये मल्टी प्रोडक्ट मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके सवाल आपके अपने ही हैं जो आपके हैं। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बता दिया। ठीक है जी, चलें, तो ये अब देखें ना, अब यहाँ से क्या तस्वीर आनी है, तो ये इंशाल्लाह आपके पास आएगा।
उम्मीद बड़ी आ जाएगा। एक बार ख़त्म हो जाए ना, मैं ये कहता हूँ ज़रा ख़त्म हो जाए, पता लग जाए कोई चीज़ ऐड नहीं हुई, कोई लेस नहीं हुई, फिर मेरे पास फाइनल वर्जन आ जाएगा, तो आज रात को या कल बैठकर फिर जब होश में आऊँगा, क्योंकि आपके बाद तो अभी FAR 1 ने आ जाना है, पता नहीं वो कब तक चलते हैं, तो फिर जब होश आएगा तो फिर एक दो दिन में तो ये भेज दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाएं ज़रा इस क्वेश्चन पे, ये जो आपके हैंडआउट में था, पहले दिन दिया था ये। अब ये ना कहना ये सवाल तो है ही नहीं हमारे पास, किसके पास नहीं है ये बुलवा लें ये हैंडआउट्स, कहें 117 लेक्चर में जो दिया था ना, पहली रिवीजन क्लास में जो हैंडआउट दिया था, कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ रिवीजन का? गुजारा हो गया है वैसे। असल में इतना ज़्यादा पढ़ लिया था हमने कि एक तो रिवीजन पे टाइम कम लगा, दूसरा को इतना मज़ा भी नहीं आया। कम पढ़ा होता ना तो ज़्यादा फ़ायदा लगता है ना। अच्छा चलो ये अल्लाह का शुक्र है, फिर आपको फ़ायदा हो गया। एक्वाफिना लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड सेल्स आ सिंगल प्रोडक्ट एज। बस ये जो ऐसे सवाल होते हैं ना, एग्जाम्पल छोटी जो होती हैं, ये फिर वो मौके की मुनासबत से जो मसला चल रहा होता है ना, जैसे शायद ये जब मैंने बनाया था उस वक्त कोई पानी वाले का इंतज़ार कर रहा था, वो पानी को फिल्टर उसने फिट करने आना था, फिल्टर फिट, तो वो फिर उस कंपनी का नाम एक्वाफिना था, तो वो नाम, ऐसे सिचुएशन होती हैं, ठीक। आगे मैंने AFL डाल दिया भाई। वो 117 लेक्चर जो है ना, जो परसों दिया था हैंड आउट, कितने बच्चों के पास नहीं है? अब हाथ बढ़ गए, ये 5-7 ले आओ, हैंड आउट पड़े होंगे, नहीं तो कॉपी करा लें, इनको दे दें। अच्छा जी, AFL प्रोड्यूसेस एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट एच, फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू देयर करंट ईयर बजट, प्रोडक्शन एंड सेल। मैं अब यही सवाल करने पे बहुत अब इस वक्त फंस चुका हूँ, सारे सवाल यहीं पे ही हो रहे हैं, टाइम इज कम। प्रोडक्शन एंड सेल 30,000 यूनिट्स की कोई स्टॉक नहीं है, होता भी तो हम अज्यूम करते हैं कि नहीं होता, वो बाद में एक सवाल में देखा भी था कि एंड पे सारा सीव भी करके बाद में फिर देखा था अच्छा स्टॉक भी है, कोई बात नहीं, प्रोडक्शन और सेल फिर बाद में देखी थी। ओके, हम यहाँ पर सेल यूनिट्स निकाल रहे होते हैं बस, उसके बाद फिर उससे प्रोडक्शन निकाल लेते हैं अगर स्टॉक हो तो। ये किया था हमने, क्योंकि हमारी अजम्पशंस में एक अजम्पशन ये भी थी कि कंपनी कोई फिनिश गुड्स का स्टॉक मेंटेन नहीं करती, एक्चुअली कर भी रही है, तो अजम्पशन ये लेकर पूरा सीव भी किया था हमने उस सवाल में भी, और ऐसे ही करना है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो दे दिए जी आज सवाल में 65%। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है, फिक्स कॉस्ट भी पर यूनिट गिवन है। अब कैलकुलेशन थोड़ी बहुत करनी है बस। नेक्स्ट ईयर प्रोजेक्शंस हैं, बजटेड कॉस्ट 25% हायर होगी करंट से, ये फिर पर यूनिट थी, ठीक है। तो टोटल करनी पड़ेगी, पता नहीं कैसे करेंगे टोटल, और उसके बाद उसको 25% ज़्यादा करना है इस साल में। वेरिएबल कॉस्ट विल बी, इसी तरह के सवाल होते थे ना, 10% हायर देन करंट ईयर, और सेलिंग प्राइस विल बी 12% हायर। पार्ट ए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ करंट ईयर निकालो, शुरू कर दो जी, ये कोई मुश्किल काम है लेकिन रिवीजन हो जाए ज़रा। तो CM पर यूनिट जी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलता है जी, चलो फॉर्मूला लिख देता हूँ, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है जी। नहीं CM पर यूनिट, CM रेशियो नहीं गई जी, बोलो कितना, सेलिंग प्राइस करंट ईयर की कितनी है, नहीं गिवन, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे कहीं ना कहीं से। अब मसला आ गया, तो हमें ये नहीं पता लेकिन ये पता है वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, तो 10 दो, 70 रुपये, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए छोटी सी वर्किंग कर लेते हैं, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकलेगी CS रेशियो से। एक और चीज़ भी, आप, मेरा दिल नहीं कर रहा अब जाऊँ मैं वो पूरा हैंडआउट खोलूँ, ये भी एक चीज़ थी जो मैंने बताई थी कि आपकी अगर मिसिंग फिगर हो तो CS रेशियो गिवन हो तो क्या चीज़ निकलवाता है, नॉर्मली सेल, याद है। फिर भी ये तो हो गया ना, एक बार देख लेने में हर्ज नहीं है, कोई गुनाह थोड़ा ही मिलेगा हमें। यहाँ पे करके भी नज़र आ जाएगा आपको जो बातें हमने की थी, ये सारी बातें आपने की हुई हैं, वो बात कहाँ पे है जो मैं कहने दिखाना चाह रहा हूँ, वो कहाँ पे है। कितना पढ़ते थे ना आप, ये देखो, अगर CM रेशो गिवन हो तो ये दोनों चीज़ें निकलवाता है, और स्टार देखो किसके साथ लगा हुआ है। अच्छा ये तो मेरा सवाल है, सॉरी, ठीक है वैसे सवाल पर्चे में भी ऐसे ही करता है, अगर मिसिंग हो सेलिंग प्राइस नॉर्मली निकलवाता है इससे, तो CS रेशो है तो सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे उससे, तो CS रेशियो इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ओवर, और यहीं पर तो आपको क्या चीज़ आएगी जी, अच्छा यहीं पर तो आपको वो भी बताया था कि अगर वो नेट ऑफ कमीशन वाला मामला हो तो क्या करना है, वो इसी फॉर्मूला में तो लगता था, ठीक है। तो हमारे सवाल के अंदर CM रेशियो कितनी है जी, 0.65, सेलिंग प्राइस ही तो ढूंढने निकले हैं, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 70 डिवाइडेड बाय X, तो मुझे X का आंसर बता दें, 200 आ गया, चलें जी 200।
तो 200 क्या है जी हमारी सेलिंग प्राइस। अब ये तो हो गया काम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के लिए। हम तो समझे थे बहुत आसान सा एक कॉन्सेप्ट है, बस आ गया, लेकिन पता लगा कि नहीं आ गया, ये ही मिसिंग थी। सवाल में बड़ा ढूंढा, नहीं मिली, कोई बात नहीं, निकाल ली CS रेशो जो गिवन थी। ठीक है, तो यही बस काम होते हैं, प्रैक्टिस से 80-90% ये रिस्क कवर हो जाता है। कौन चाहतियाँ मार रहा है भाई जी 200, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया, बड़ा कंट्रीब्यूशन है ये जी। पहली रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो गई। आगे बढ़ें जी, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है जी, क्या कर दें, बजटेड प्रॉफिट निकालें करंट ईयर का। बजटेड टोटल प्रॉफिट होता है, पर यूनिट तो नहीं ना होता, बजट तो टोटल का ही होता है। बहरहाल बजटेड टोटल प्रॉफिट कर लें सीधा, मेरी एग्जांपल है, मैं जो सोच के लिखा बजटेड टोटल प्रॉफिट करंट पीरियड का। जल्दी करें, कुछ भी नहीं कर रहे, बस जो फॉर्मूलाज पढ़ाए थे ना वो थोड़े से रिवाइज कर रहा हूं जरा। चलो अब आ ही गए हैं तो थोड़ा बहुत रिवाइज हो ही जाए। ऑफ करंट पीरियड, आपने बोर्ड भर के एक और मेहरबानी भी मेरे पे कर दी ना, मैं बैठ के कराई जा रहा हूं। ऑफ करंट पीरियड, लेकिन ये तो मैंने इधर ही करने थे सवाल, वो मेरा दिल था मार्जिनल ऑप्शन वाला सवाल वहां करते। चलो खैर जी, बजटेड, अब बजटेड है तो बजटेड सब कुछ, बजटेड सेल्स, बजटेड कॉस्ट, सब बजटेड। ठीक है, तो बजटेड टोटल सेल रेवेन्यू। अब कितने यूनिट्स प्लान किए हैं जी, प्रोडक्शन और सेल। फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू करंट ईयर बजट, ये बजट है सारा। ठीक है, तो कितना बजटेड प्रोडक्शन का या सेल का, तो 30,000 यूनिट्स हैं और ₹200 अभी हमने निकाला है वर्किंग नंबर 1 में, ऐसा ही है जी। तो रुपीज इन थाउजेंड्स कर लो, 6,000। उसके बाद लेस कर दें बजटेड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आप ये ना इसमें कर लें, सीवी एनालिसिस में कौन से वाला मार्जिनल या एब्जॉर्प्शन कौन सा यूज करते थे। अच्छा जरा ओपन हो गया है, अजम्पशंस भी दिखाता रहूं आपको, किसी चीज से मुकर ना जाएं आप। और चलो अब 3 अजम्पशंस थी, 4 वो भी देख ही ली हमने। क्या, मार्जिनल कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स को यूज करना है सीपी एनालिसिस में। तो प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाएंगे तो कौन सी वाली, मार्जिनल वाले, जिसमें आपने वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करके कंट्रीब्यूशन निकालना है। कोई नई चीज़ नहीं है, बस आपको भूला हुआ था, मुझे भी भूला हुआ था, मैंने देख कर ही रिवाइज किया। देखो तो आपको भी भूला हुआ तो कोई मसला नहीं, हम एक जैसे ही हैं। हम भी, मैं भी रिवाइज करता हूँ तो मुझे याद आ जाता है, जैसे आप भी रिवाइज कर रहे हो आपको भी याद आ जाएगा। ठीक है, ओके, बी कॉन्फिडेंट जी। तो बजटेड टोटल वेरिएबल कॉस्ट जी बच्चों 30,000 इंटू ₹70, क्योंकि प्रोडक्शन और सेल सेम है ना, बोलो। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ करता है, और बोलो, हम बोलो, हाँ कंट्रीब्यूशन। ठीक है, हाथ खड़ा करें जिनके पास ये नोट्स नहीं थे, छोटी सी सवाली थी वैसे तो, लेकिन चलो जी। 3900 का आपके पास आ गया बजटेड कंट्रीब्यूशन। हर चीज यहां बजटेड है, बजटेड कंट्रीब्यूशन। इसमें आपने लेस कर देनी होती है टोटल बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट, बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट। ठीक है, अब चूंकि उसने अलग से बताया कुछ नहीं, तो जो बजटेड है वही एक्चुअली है। फिर 30,000 यूनिट्स हैं और पर यूनिट उसने बताइए कितनी कॉस्ट है, ये देखो जी 90 रुपीज फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो मेरे दोस्त ने वो जो सवाल पूछा था वो पर यूनिट डेटा गिवन है, तो हम बजटेड से मल्टीप्लाई करके निकाल तो बजटेड एफओएच रहे हैं। अगर एक्चुअल भी निकालते तो सवाल में चूंकि उसने कोई वेरिएंस का नहीं बताया तो बजटेड को ही एक्चुअल अज्यूम करते होते थे फिर। ठीक है जी, कितना आ गया, ये कितना है 90 जी 2700। तो आपके पास प्रॉफिट कितना आ गया चले नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पढ़ें जी। हो गया ये काम जी, डायरेक्ट भी हो सकता है मुझे पता है। एक यूनिट का प्रॉफिट निकाल लें, लेकिन मैंने क्या कहा है, बजट, मैंने सॉरी यार, बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा था, हाँ ये हो सकता है कि यहाँ से शुरू कर लें।
मैं असल में ये कहना चाह रहा था कि मैंने यहाँ पर ये कहना था कि प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाओ। असल मैंने कहा था प्रॉफिट सिर्फ निकालो नहीं, प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाओ। मैंने पूरी प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाई। नेक्स्ट, हाँ जी, ब्रेक इवन सेल वॉल्यूम निकाल दो इसी करंट ईयर का। जल्दी करो जल्दी करो, कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ फॉर्मूलाज। ब्रेक इवन यूनिट्स में चाहिए, ब्रेक इवन सेल्स यूनिट्स में। तो टोटल फिक्स कॉस्ट अभी तो आपने निकाली 2700, डिवाइड कर दो इसको कंट्रीब्यूशन, वो पिछले पार्ट में अभी निकाल कर आए हो, कितना है जी 130। नहीं बेटा, करंट ईयर का 130 है ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जी। तो आंसर क्या आ गया 20 अच्छा इसको वो कर लो ना 1000, पूरा ही लिख लो यार, तो ऐसे ही कंफ्यूज हो रहे हो। 27,000 जी। अब बताओ, हाँ वही आगे बढ़ा लेना था वैसे तो 2620769 यूनिट्स अप्रॉक्सीमेटली लिख दिया करो ऐसे के साथ ना हमेशा, क्योंकि यूनिट्स पॉइंट में नहीं लिखने आपने कभी भी। यूनिट को ऐसे थोड़ा ही होता है कि हम 9.5 यूनिट बेचेंगे या 9 बेचेंगे या 10 बेचेंगे, तो राउंड अप या राउंड डाउन कर लिया करो और साथ अप्रॉक्सीमेटली लिख दिया करो, छोटा सा अप्रॉक्स। ठीक है जी। आगे क्या है जी मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो इसी करंट साल का। डी आ गया जी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल देते हैं जी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स के अंदर निकाल दो। तो ब्रेक इवन सेल्स निकल आई, बजटेड सेल पहले से मौजूद थी, तो बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स कितना आ गया जी एमओएस 9,9231 यूनिट्स। हमारी तबीयत ठीक हो गई, अभी सही हो? अच्छा जी। उसके बाद यहाँ से कहानी अब रुख पलट रही है और नेक्स्ट ईयर पे हम जाने लगे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कोई मसला, थोड़ी बहुत रिवीजन हुई। अगली रिक्वायरमेंट है सेल वॉल्यूम, वो निकालो सेल वॉल्यूम जो नेक्स्ट ईयर में बजटेड प्रॉफिट के बराबर प्रॉफिट अचीव करने के लिए ज़रूरी है। सुभान अल्लाह। तो नेक्स्ट ईयर रिक्वायरमेंट ई शुरू होगी, यहाँ से कर लेते हैं। रिक्वायरमेंट ई, मुझे चाहिए सेल यूनिट्स टू अर्न डिजायर्ड पीबीटी। डिजायर्ड पीबीटी हमारा कौन सा, मैं क्या नवा प्रॉफिट की लिखना, मैंने वही वाला एग्जांपल में डाल दिया। ठीक है, तो टोटल फिक्स कॉस्ट का मुझे नहीं पता अभी, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर की है, ये तो दोबारा अभी वर्किंग से निकलेगी ना। ठीक है, लेकिन हम अपना फॉर्मूला तो लिखें ना। उसके बाद प्लस जो प्रॉफिट होना है ना जी, प्रॉफिट वो मुझे पता है। वो उसने कहा है जी कि ये जो 12 लाख का प्रॉफिट है ना, ये बजटेड प्रॉफिट जो है, यही प्रॉफिट अचीव करना है। तो बताओ, असल में ये प्रॉफिट अचीव करने के लिए जो यूनिट्स हैं उनमें मसले मसाइल ये आ रहे हैं कि बहुत सारी कॉस्ट ऐसी हैं जो महंगाई सस्ताई की वजह से बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं। ठीक है, तो हमें बहरहाल डिवाइड किससे करना है जी, कंट्रीब्यूशन, तो वो भी नया निकलेगा। तो अब शुरू हो जाओ वर्किंग पे। तो वर्किंग अभी तक मैंने एक ही की थी सवाल में पूरे में, तो वर्किंग 2 कर लेते हैं। वर्किंग 2 में सबसे पहले मैं ऊपर फिक्स कॉस्ट आ रही है तो वही निकाल लो। ठीक है, नेक्स्ट ईयर के लिए, ये नेक्स्ट ईयर के लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो नेक्स्ट ईयर के लिए बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट। अब मसला ये है कि फिक्स कॉस्ट में तो कोई चेंज नहीं है, फिक्स कॉस्ट में तो कोई चेंज नहीं है, पर महंगाई भी तो हो गई ना। बजटेड फिक्स कॉस्ट विल बी 25% हायर, तो इसका मतलब इसको 1.25 कर लें। आंसर क्या आ गया, ₹33,375,000। चलो नेक्स्ट। अच्छा ये तो चलो आ गया 33,750,000 वर्किंग नंबर 2। ठीक है जी। अच्छा उसके बाद जी नेक्स्ट हमें क्या चाहिए जी, कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन निकलता है वर्किंग 3 कर लेता हूँ फिर। वर्किंग 3 नेक्स्ट ईयर तो ऊपर मैंने लिख दिया है ना, नेक्स्ट ईयर ऊपर लिख देते हैं, यूँ कर लेते हैं। वर्किंग 2 और वर्किंग 3 में मुझे क्या चाहिए अब, कंट्रीब्यूशन, जिसके लिए मुझे चाहिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट। कोई चेंज है इसमें? बिल्कुल है। सेलिंग प्राइस 12% हायर होगी, वेरिएबल कॉस्ट 10% हायर होगी। तो पकड़ो, यानी कि कुछ नहीं, बस आपका जरा टाइम पास, जरा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं जी। बोलें जी, 200 थी पहले,
200 इंटू 1.12% है। अच्छा जी, कितना? 224। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी? 70 थी ना पहले। इसको कितना बढ़ाना है? 1.10। तो आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया? 147। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी नया निकल आया जी। तो 147 से डिवाइड कर दिया आपने, वर्किंग 3 में आया ये, 2 दो दफ़ा कैसे आ गई? अच्छा जी, आंसर इज रुपीज़ 3 नहीं यूनिट्स हैं, सॉरी 31122 यूनिट्स अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, ऐसे लिख दिया करो। और भी कुछ है? ब्रेक इवन सेल्स नेक्स्ट ईयर की, सुभान अल्लाह, कौन सा मुश्किल है? एफ में ब्रेक इवन सेल्स रुपीज़ में, यूनिट्स में? यूनिट्स में। रुपीज़ वाला रिवाइज कर लिया वैसे हमने कि वो क्या करना है। चलें, अब टोटल फिक्स कॉस्ट रिवाइज वाली 3375, क्योंकि आपने यही तो बताना है कि अगर अगला साल हो फिक्स कॉस्ट में ये चेंजेस आए, वेरिएबल कॉस्ट, सेल प्राइस में ये सब चेंजेस आए, तो ब्रेक इवन सेल क्या होगी? तो टोटल फिक्स कॉस्ट और अगले ही साल वाला कंट्रीब्यूशन रुपीज़ 147 वर्किंग 3 वाला जी। 22 यूनिट्स, ये भी एग्जैक्ट है या अप्रॉक्सीमेटली है? ठीक है जी। और भी कुछ है? योर सेल वॉल्यूम रिक्वायर्ड इन नेक्स्ट टू अचीव अ टैक्स रेट इज ओके। सवाल में कौन सा प्रॉफिट, मैंने कहा ये भी जरा जहन में रहे। ठीक है, तो जी रिक्वायरमेंट में आपने ब्रेक नहीं, यूनिट्स टू अचीव डिजायर्ड पीबीटी, यूनिट्स टू अचीव डिजायर्ड पीबीटी। पीबीटी लिखा करते थे हमेशा हम फॉर्मूला में, इसी दिन के लिए कि कहीं एकदम से आ जाए तो मसला ना हो। तो आपने नेक्स्ट ईयर में अपनी फिक्स कॉस्ट तो लेनी है, यही रुपीज़, ये जो निकली है नेक्स्ट ईयर के लिए, रुपीज़ 3375। मुझे पता है आपको लग रहा है टाइम ज़ाया कर रहा है, बस 2 मिनट दे दो और जी, और इसमें प्लस कर दो। अच्छा, अब प्रॉफिट, डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है? 1500, लेकिन इस 1500 को आपने 75% कर लेना है, तो यहीं पर फॉर्मूला में ही बस काम चला लेना है। ठीक है, ये पीबीटी है, ओके, ये पैट है। ठीक है, ये 75 पर है, इसको तो वो इसको डिवाइड बाय 0.75 कर ले, लेकिन चलें ऐसे ही लिख लें आप। ठीक है, लें जी, ये आ गया। अब कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट तो वही है, रुपीज़ 147। वर्किंग को रेफर अप कर लेना जी, अप्रॉक्सीमेटली। अब क्योंकि सवाल पहले बना के बस बंदा ले आता है, तो ये फिर थोड़ा यूनिट्स प्लस माइनस होते हैं। ठीक है, तो ये जनाब आपका क्वेश्चन नंबर 2 है रिवीजन हैंडआउट का। ठीक है, मसला ये हम कहाँ पहुंच गए? इधर आए, ले जी, तंजीम लिमिटेड दी जगह नहीं बची, जरा थले ले आओ। ताजीम है, ताजीम लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट। रिक्वायरमेंट पढ़ो, कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर बजट, जो बजट उन्होंने दिया हुआ है, और ये भी डिटरमिन कर दो कि कितनी सेविंग फिक्स कॉस्ट की चाहिए अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20% पे लेके जाना है। फिलहाल इससे कम या ज़्यादा होगा ना, वो तो पता लगेगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालेंगे,
मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालेंगे, सवाल नहीं लग रहा। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिसेंट टाइम का, ऊपर भी नजर आ रहा था जी। तो करंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है जो डेटा दिया हुआ है गिवन, ठीक है, और उसके बाद रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सेविंग इन फिक्स कॉस्ट बताओ जो 20% मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे जाने की जरूरी है। मेरा ये ख्याल है रिक्वायरमेंट पढ़ के कि जिस वक्त आप करंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालेंगे तो वो कुछ कम होगा 20% से या ज़्यादा होगा, देखना पड़ेगा ये, ठीक है ना। चलें, ताजीम लिमिटेड इज एंगेज्ड मैन्युफैक्चरिंग सिंगल प्रोडक्ट, इट्स बजट फॉर नेक्स्ट ईयर एंड वी से इज द फॉलोइंग। सेल्स ये यूनिट्स हैं और ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, तो पर यूनिट का डेटा गिवन है, ओके। अच्छा, आगे कहता है नेट प्रॉफिट, अच्छा एकदम ही वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? टोटल कॉस्ट्स। टोटल कॉस्ट कितनी है? टोटल कॉस्ट्स 480। अब इस 480 में वो कहता है कि 60% और 40% वाला मामला है, ठीक है जी। तो 60% क्या है, वेरिएबल या फिक्स? 60% कितना है फिर? 288 और 192। मेरे ख्याल में तो पर यूनिट की तरफ जाने का तो की नहीं बनता, टोटल ही सब गिवन है, टोटल से ही चल लेते हैं, CS रेशियो से चल लेंगे, क्योंकि उसने भी आगे क्या कहा हुआ है, डायरेक्टर्स ऑफ TL बिलीव दैट मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज पर बजट इज लो एंड शुड बी एट लीस्ट 20%। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो उसने कही है कि ये कम है, ये कम से कम 20% होनी चाहिए। चलो सवाल पढ़ के ही समझ आ गई, इसीलिए वो पहले कह रहा है कि अभी वाली निकालो है कितनी, और फिर वो कह रहा है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कम करने से। अच्छा अगली बात भी सुनो ना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होता है? बजटेड सेल माइनस ब्रेक इवन सेल। तो ब्रेक इवन सेल अगर मिसाल के तौर पे 100 यूनिट्स है तो बजटेड सेल जो है वो 120 है, तो ये 20 रुपये का मार्जिन ऑफ 20 यूनिट्स का मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया। अगर इसको बढ़ाना है तो फिर या ब्रेक इवन सेल को कम करेंगे, जो कौन करता है, तो फिर बजटेड सेल्स बढ़ सकती हैं। पर वो कहता है दे अंडरस्टैंड दैट सेल कैन नॉट बी इंक्रीज। चलो जी, अब सेल तो बढ़कर मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ा नहीं सकते। अब दूसरा ऑप्शन क्या है? ब्रेक इवन सेल्स कम हो। अब ब्रेक इवन कब करते हैं हम? जब हम फिक्स कॉस्ट को कवर कर लेते हैं। तो फिक्स कॉस्ट जितनी ज़्यादा होंगी ब्रेक इवन उतनी देर से होगा। इसीलिए उसने रिक्वायरमेंट में क्या कहा कि वो सेविंग बताओ जितने से फिक्स कॉस्ट को अगर कम करेंगे तो हमारा ब्रेक इवन सेल्स के यूनिट्स कम होंगे, जिस वजह से मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी कम हो जाएगा, ठीक है। अपनी दुनिया भाई दी हैं भाई, देख ला यार, इतना इंपॉर्टेंट सवाल में करा रहे हैं यार। अच्छा समझ आई बात की। तो वो कहता है कि सेल कैन नॉट बी इंक्रीज ड्यू टू मार्केट एंड देयरफॉर हैव एडवाइज मैनेजमेंट टू आइडेंटिफाई एरियाज वेयर फिक्स्ड एक्सपेंसेस कैन बी रिड्यूस्ड टू अचीव दिस। वो कहता है कि फिर मैनेजमेंट को तो उन्होंने कहा है कि मैनेजमेंट को कहा उन्होंने, किन्होंने? डायरेक्टर्स ने, कि वो एरियाज निकालो जहां पे फिक्स कॉस्ट कम हो ताकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो बढ़ सके। बजटेड सेल तो बढ़ नहीं सकती, ब्रेक इवन सेल ही बढ़ेगी, ठीक है। क्या हुआ? पार्ट शुरू करना है, 1 घंटे का हुआ है ना ये सवाल, 5-7 मिनट में हो जाना है बस, सवाल खत्म है। उसके बाद फिर अगला आखिरी पार्ट शुरू करते हैं, ठीक है। वो पार्ट मैंने आखिरी बोल दिया था, तो कोई नहीं, फिर इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, आधा घंटा और देख लेते हैं जैसे आप कहेंगे। ये सवाल तो पूरा करने दो यार, ठीक है। अच्छा जी, अब 40% ऑल एक्सपेंसेस आर फिक्स वाइल रिमेनिंग 60 आर वेरिएबल, ठीक है। तो मेरे ख्याल में तो उसने जो कहा है पहले MOS परसेंटेज निकाल के दो करंटली, तो उसको लिख लेते हैं ना पहले। ब्रेक इवन सेल चाहिए माइनस बजट सेल माइनस ब्रेक इवन सेल्स करना होता है, ठीक है जी। डिवाइड करेंगे बजटेड सेल्स से। अब क्या क्या अवेलेबल है? बजटेड सेल अवेलेबल है, बिल्कुल ठीक है। कितनी है? पूरी सेल ही ले लो ना, रुपीस वाली, 512 मिलियन की बजटेड सेल है। ब्रेक इवन सेल कहीं अल्लाह करे मिल जाए तो काम हो जाए, और ब्रेक इवन सेल मेरे ख्याल में तो कोई मसला नहीं है इसका मिलना। जरा गौर करो, सवाल से मिलेगा। 480 का 60% क्या है? सेल्स कितनी है? वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है? अच्छा, ब्रेक इवन सेल का फॉर्मूला क्या होता था? टोटल फिक्स कॉस्ट ओवर
या तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या फिर हम तो रुपीस में चल रहे हैं तो CS रेशो। अब टोटल फिक्स कॉस्ट कहाँ पे पड़ी है, ये 192 ये पड़ी, ये सामने पड़ी, ये टोटल कॉस्ट है, ये फिक्स कॉस्ट। इसको डिवाइड करना है CS रेशो, तो CS रेशो कैसे निकलेगी, इन दोनों का डिफरेंस 512 288 का डिफरेंस क्या होता है, कंट्रीब्यूशन, और इसको डिवाइड करेंगे 512 से, तो CS रेशो आ जाएगी। क्या ख्याल है, तो ये दोनों चीज़ें ही मौजूद हैं। बेसिकली मुझे वर्किंग 1 करनी पड़ेगी जिसमें मैं निकालने निकला हूँ ब्रेक इवन सेल्स, ठीक है जी। और ब्रेक इवन सेल्स के लिए मुझे चाहिए कुछ चीज़ें, जिनमें सबसे पहली चीज़ है फिक्स कॉस्ट। अच्छा, ये वर्किंग यहीं पे ही कर ले तो अच्छा है, लेकिन मैं अब ये 192 इकट्ठा यूज़ कर लूँ, 190 यहीं पर डायरेक्ट यूज़ कर लेता हूँ ना। आप एक वर्किंग छोटी सी ये कर लेना, तो एक छोटी सी वर्किंग ये कर लेना कि कर दूँ वर्किंग 1, टोटल फिक्स कॉस्ट कैसे निकल रही है जी, 512 माइनस 32 इंटू 40%। ये आप कर लो, फिर आप मरने वाले हो जाते हो, खुद से कुछ ना करना। इसी तरह से अगर ये भी निकाल लिया है तो फिर अगला काम भी कर लो। फिर इसी वर्किंग 1 के अंदर आप कंट्रीब्यूशन भी निकाल के बता दो मुझे, कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, माइनस 280, अब आपको 288 पहले निकालो, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 512 माइनस 32 का 60%। सर वो तो आपने वर्किंग उधर की थी, यहाँ करके दिखाए ना जी, कितना, अब ठीक है, बड़ी मेहरबानी। तो ये वर्किंग 1 ही चल रही है अभी भी, ठीक है। तो अगर इसको अलग करना है तो कर लो। वर्किंग 2 में आप आए तो वर्किंग 2 में आपको ब्रेक इवन सेल चाहिए थी, तो आपने सबसे पहले तो टोटल फिक्स कॉस्ट ले ली 192 मिलियन, उसको डिवाइड करना है आपने CS रेशो से, तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, वो आएगा जनाब 512 माइनस, कहते हो तो वो भी ऊपर निकाल देता हूं, ये क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन ओवर सेल। नहीं समझ आई, नहीं समझ आई तो मैं निकाल देता हूं ऊपर, कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशो भी निकाल देता हूं, वो भी निकाल लो, CM रेशो भी निकाल रखो। और बताओ 500 ये क्या है जी, 512 माइनस, ताकि दूर से फॉर्मूला सही नजर आ जाए ना, माइनस 288, ये आ गया कंट्रीब्यूशन, डिवाइड कर दिया इसको सेल्स से, पॉइंट कितना 0.4375 आपकी CM रेशो आ गई बजट के हिसाब से, ठीक है जी, और सही है। अब ये डायरेक्ट लिख देते हैं, ये भी मैंने वर्किंग 1 में जनाब निकाला है, और CM रेशो 0.4375 भी मैंने वर्किंग 1 में ही निकाला है, और मेरे ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीस मिलियन में ही आएगा, मिलियन चल रहा है सारा, कितना आ गया 438.86 मिलियन, ठीक है जी, 0.86 मिलियन आ गया। अच्छा, अब ये मिल गया मुझे 438.86, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आ गया, बता दो एग्जामिनर को कि वर्किंग 2 में आपने ये काम किया है, बता दो उसे जी। पॉइंट, यही तो वो कह रहा है, कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20 से कम है। आप देख लो कितना आया, 14.3 आ रहा है, 14.3% भी लिख सकते हो, तो सही तो कह रहा है। अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि आप ना, ये तो बजटेड था ना, प्रोपोज्ड सिनेरियो क्या है, वो कहता है कि जी आप कुछ ऐसा करें करतब कि टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो कम हो जाए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20 हो जाए। अब ये एक सवाल वो बन गया जिसमें उसने MOS दी हुई है, MOS कितनी 20%। तो मैं दोबारा फॉर्मूला लिखता हूं कि मुझे MOS अचीव करना है कितना 20%, ठीक है जी। और इसका फॉर्मूला होता है बजटेड सेल, जो कि सेम रहेगी, ब्रेक इवन सेल को ही छेड़छाड़ करनी है हमने, क्योंकि यही वो चीज़ है जिससे हम अचीव कर सकते हैं शायद। तो नेक्स्ट डिवाइड किससे करेंगे, बजटेड सेल से, ठीक है। हाँ, फॉर्मूला में, ओ सॉरी बोला तो बजटेड सेल ही होगा उस वक्त भी। अच्छा, बोल तो सही रहा हूँ ना कम से कम जी। अच्छा जी, 0.2 आ गया, 0.2 बजटेड सेल वही 512, ब्रेक इवन सेल ये नहीं पता,
ये नई, ये पुराने वाली नहीं चलेगी, नई आएगी, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें सेविंग चाहिए फिक्स कॉस्ट की। तो ब्रेक इवन सेल कम करनी पड़ेगी। कितनी कम करें, वो टोटल फिक्स कॉस्ट नई वाली निकालेंगे एक तरह से। तो हम बस मिसिंग फिगर है लेकर चलते हैं, ज़रा ब्रेक इवन सेल निकालने की कोशिश करते हैं वर्किंग 3 में। जी बच्चों, तो ब्रेक इवन सेल का फॉर्मूला आपको आता ही है। अब ब्रेक इवन सेल में मसला ये है कि आपकी 192 वाली कहानी अब ख़त्म हो गई, यही तो आप ढूंढने निकले हैं, और आपको सीएम रेशो जो है वो यही चलानी पड़ेगी, ठीक है। अब ब्रेक इवन सेल का फॉर्मूला 192, चलो फिलहाल लिख लेते हैं ब्रेक इवन सेल है कितनी, ठीक है। तो ब्रेक इवन सेल्स टोटल फिक्स कॉस्ट लिखो ना, इसी में मसला है थोड़ा सा, ठीक है जी। अब मुझे बताओ ब्रेक इवन सेल्स और नीचे क्या आ गया, CS रेशो, टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई आपको। मेरे ख्याल में तो ये निकल रहा है, चलो इसको वर्किंग में लेके आते हैं। सॉरी, एक मिनट रुकना, ये मेरी वर्किंग है, ये मेरी वर्किंग है, ये मैं निकालूंगा फिर। इधर आना ज़रा भाई, मैं ज़रा उलट हो गया, इधर आओ, मैं ज़रा वर्किंग, इधर अच्छा लगता है ना सर वर्किंग। वर्किंग में मैं क्या निकालने चला हूँ, ब्रेक इवन सेल, ये आ गई जनाब मेरी वर्किंग नंबर 3। तो जब वर्किंग 3 में मुझे ब्रेक इवन सेल मिली, कितनी थी वो, 409.6। ये क्या हुआ है, ये कौन सी वर्किंग मिक्स होगी, अच्छा वो नीचे पड़ा हुआ है ब्रेक इवन सेल्स, इसको तो उठा कर ले जाए उधर, मिक्स हो गया सारा, वो दो इकट्ठी की। हाँ जी, अब मुझे इस फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला में सिर्फ एक चीज़ बैलेंसिंग आ रही है, ब्रेक इवन सेल्स कितनी आ गई, 47409.6 एग्जैक्ट, ये मिलियन में आ गया, ये रुपीज़ इन मिलियन। इतनी सेल करो ना, अगर इतनी सेल ब्रेक इवन, ये इतनी सेल बेसिकली कहा जा सकता है कि चलो छोड़ो, इतनी सेल्स करोगे तो इतना मार्जिन मिल जाएगा, ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब आप आए, टोटल फिक्स कॉस्ट निकालनी है अब आपने किसी तरह से, तो वही ब्रेक इवन सेल के फॉर्मूला में अब ले आओ इसको, टोटल फिक्स कॉस्ट जो रिक्वायर्ड है, और सीएम रेशियो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। मैं बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ क्योंकि ज़रा मिसिंग फिगर टाइप था। ब्रेक इवन सेल कितनी आ गई जी, 409.6 वर्किंग नंबर 3 से। टोटल फिक्स कॉस्ट अब इस सूरत में कितनी होगी, डिवाइड कर दो इसको, सीएम रेशियो तो वही है, उसमें तो उसने कहा था कोई चेंज हम नहीं कर सकते, वो सब वैसे ही है, डिमांड सप्लाई का चक्कर है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई, ये अब टोटल फिक्स कॉस्ट रिवाइज्ड वाली है, प्रोपोज्ड टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई जी, 179। अच्छा अभी यहाँ पर भी नहीं रुकना, उसने ये कहा था कि ज़रा बताओ कितनी सेविंग सजेस्ट करते हैं आप, जो हम फिर उन्हें कहेंगे ना कि ज़रा, हम उन्होंने क्या कहा, ज़रा एरिया आइडेंटिफाई करो यार जहाँ पे हम टोटल फिक्स कॉस्ट को कम करें। उन्होंने एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं, लेकिन इन्होंने कहा ज़रा देखो, बता तो दो कि कितनी कोई फिक्स कॉस्ट की सेविंग हमने करवानी है उनसे, जिनको बोला है कि ज़रा एरिया आइडेंटिफाई करो। तो हाँ जी, 12.8 ही है। तो सेविंग इन टोटल फिक्स कॉस्ट आ गया, पहले कितनी थी जी, 192 माइनस 179.2 इज इक्वल टू 12.8 मिलियन, ठीक है जी, ये रिक्वायरमेंट थी। ये क्वेश्चन बड़ा गंद पै गया, खलो जाओ। यहीं से देख लें, ये वाला ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2, ऑटम, लें जी पिक्चर ले लें इसकी अब। अच्छा मेरी माने, मार्जिनल अब्जॉर्प्शन सिर्फ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, बस क्लास का टाइम भी काफ़ी हो गया है, और सवाल का सलूशन भी असल में आपके पास है।
बस मैं उसको डिस्कस करता हूँ और सोल्यूशन सामने रख लेता हूँ मैं भी, ठीक है। कुछ बच्चों ने कहा था शुरू में पहले वही करा दें। अब ये असाइनमेंट है उन सब बच्चों की जो सबसे पहले जाके आज ये करेंगे। मेरा को काम ख़त्म हुआ है, मैंने अभी रिवीजन प्लान बनाना है, मैंने आपके लिए सोल्यूशन बनाना है, मैंने फिर मॉक की तैयारी पकड़नी है। मेरा काम ख़त्म नहीं हो तो आपका क्यों ख़त्म हो? तो आपने ये सवाल कर लेना है जाके, लेकिन आराम से पहले डिस्कशन करते हैं इसकी, ठीक है। सवाल आसान था, मुश्किल नहीं था, और सोल्यूशन आपके फॉर्मेट के मुताबिक है बिल्कुल, जो आपको अवेलेबल किया गया है, ठीक है। सवाल सारे ही मैंने सॉल्व करवाए हैं, अब एक मैं डंडी मार रहा हूँ। ले जी, सवाल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, करते जाएंगे, देखते जाएंगे, खुश होते जाएंगे, ऐसा सवाल है। मैं इसका सोल्यूशन ओपन कर लूँ जो आपको भेजा हुआ है। तो टारगेट कॉस्टिंग का भी आपको भेज दिया था ना सोल्यूशन, ये वही है। अच्छा, कौन सा देखना है अब हमने? मार्जिनल एब्जॉर्प्शन। चले, थोड़ा सा है ज़रा लेंथी, इसलिए एक उसमें नज़र नहीं आएगा। बस कर दे यार, की चन है। चले, गुजारा ही करना है। आपके पास सोल्यूशन मौजूद है ना, अपने सोल्यूशंस ओपन करें ज़रा, ओपन करें, आपको भेजे भी हुए हैं, ठीक है। लें जी, प्रिपेयर करें बजटेड प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर 31 अगस्त 25 यूजिंग मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। अच्छा, एक सेकंड के लिए अगर हम जाके ज़रा थोड़ा सा मार्जिनल एब्जॉर्प्शन को एक नज़र डाल लें, हालांकि आपने इस बात पे नाराज़ हो जाना है मुझसे, लेकिन फिर भी डाल लें, कुछ नहीं होता। तो इस फॉर्मेट पे आईकेप का फॉर्मेट हम नहीं फॉलो करते, सोल्यूशन बस सेम होता है, तो हमारा यही फॉर्मेट होगा। आप अगर अपने सोल्यूशन में देखें तो भाई ज़रा बुलाएं अहमद को, ये सोल्यूशन की कॉपी करवा लेते हैं ताकि आपको ज़रा आसानी हो जाए, क्योंकि वो शीट से ले, मेरे पास भी तो है वो, मैंने जो कन्वर्ट करके आपको भेजा था। सुभान अल्लाह, सारे बोलो सुभान अल्लाह। तबीयत बेहतर हो रही है मेरे भाई की, अल्लाह तुम्हें सेहत दे। ये पेपरों के दौरान ऐसी सेहत आइंदा ख़राब ना कर लेना आप, ये मौका थोड़ा ही है इनका। बस काम चल जाए यार, बैठ जाओ आराम से। चलो, कौन सा था? मार्जिनल एब्जॉर्प्शन। ये असल में वो वर्ड में नहीं किया ना, वो एक्सेल में मैं सॉल्व कर रहा था, तो एक्सेल के अंदर ही था भाई। ये सोल्यूशन अब ज़रूरत नहीं है इनको कॉपी करके देने की, ठीक है। इनके पास गया हुआ, मेरे पास वन नोट में आ गया, ठीक है। अब इजी, आप ऐसे 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 जो मर्जी करते रहो। हम रिवाइज करने लगे थे जी बेटा जी। आपने प्रॉफिट स्टेटमेंट बनानी है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, तो सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, जिसमें सब कुछ ही होता था, जीपी आता था, लेस करते थे वेरिएबल सेलिंग मार्केटिंग, फिक्स सेलिंग मार्केटिंग, फिक्स एडमिन। प्रोडक्शन के सारे खर्चे जीपी से ऊपर जा चुके हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हम वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल निकालते हैं, और फिक्स्ड एफओएच जो है वो जीपी के बाद, यानी कॉन्ट्रीब्यूशन के बाद नजर आता है टोटल एक्चुअल में, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल, फिर वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस, कंट्रीब्यूशन, फिर टोटल फिक्स कॉस्ट निकालते हैं, फिक्स सेलिंग एडमिन, फिक्स्ड मार्केटिंग, फिक्स्ड एफओएच, सारे यहाँ पर निकाल के प्रॉफिट्स आ जाते हैं मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन वाले। दोनों में फ़र्क क्या होता था? अच्छा, एक मैंने थोड़ा सा आपके साथ समझ लें, थोड़ी सी जाती की सोल्यूशन के अंदर मैंने ये दोबारा नहीं लिखे, मैंने एक ही कर दिया है। थोड़ा सा अब इस लेवल पे तो आप हैं, अब आखिरी क्लास के अंदर ये कर दें, लेकिन याद तो ऐसे ही है। फ़र्क क्या होता था जी? ये एब्जॉर्प्शन वाला, एब्जॉर्प्शन के अंदर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड, एब्जॉर्प्शन रेट वाले एब्जॉर्ब्ड एफओएच लेते थे, टोटल कॉस्ट आ गई। जबकि मार्जिनल में सिर्फ यही नहीं होता था, तो ये भी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई। अब
ओपनिंग फिनिश गुड इन्वेंट्री नॉर्मली गिवन होती है, जो आपके सवाल में नहीं थी। ओपनिंग फिनिश गुड इन्वेंट्री की कॉस्ट पर यूनिट पिछले साल वाली होनी चाहिए, इसलिए वो भी निकालनी पड़ी थी। और क्लोजिंग फिनिश गुड इन्वेंट्री तो यहाँ से भी निकल सकती है, लेकिन अगर पर यूनिट कॉस्ट निकल आएगी हमारी वर्किंग में तो हम फिर इस तरह भी कर सकते हैं, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है। और आपके पास पर यूनिट कॉस्ट भी आ जाए तो आप क्लोजिंग यूनिट्स को ये मैंने कॉमन इश्यूज जब करवाए थे तो मैंने ये बात की थी आपके साथ। मैं दिखाता हूँ दोबारा, एक नज़र देखने में कोई हर्ज नहीं है, मैं दिखाता हूँ आपको दोबारा। मैंने जब आपको कॉमन इश्यूज बताए थे तो इसीलिए बताए थे कि ये इश्यूज हैं, ये कोई ऐसे वैसे बात नहीं थी, ये इश्यूज हैं, तो तभी इश्यूज डिस्कस किए थे। ये देखो, नहीं अभी भी नहीं आया, ये रहा। तो हमें असल में क्या करना होता है, हमें कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी होती हैं और उनको यूनिट्स ऑफ स्टॉक के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। अगर हम करंट पीरियड में खड़े हैं तो हमारी करंट पीरियड की कॉस्ट होंगी, उनको क्लोजिंग से जो है वो डिवाइड जो मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स पड़े हैं तो हम करंट वाली कॉस्ट नहीं ले सकते, हमें प्रीवियस पीरियड वाली कॉस्ट लेकर उनका टोटल करके उनको क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक के यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मैंने आपको कल बताया था, परसों बताया था। फिर मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में क्या फ़र्क है, मार्जिनल पहले लिख दिया, माजरत, सारा सेशन एब्जॉर्प्शन पहले रहा है, सॉरी, ये अगली बार मैं चेंज करता हूँ, अब आपका तो गया काम, ठीक है। एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल में क्या फ़र्क है, सिर्फ ये है। तो टोटल कॉस्ट जो पर यूनिट कॉस्ट निकलती है प्रोडक्ट की कॉस्ट एब्जॉर्प्शन में, उसमें फिक्स्ड एफओएच भी एब्जॉर्प्शन का रेट पड़ा होता है, फिक्स्ड एफओएच शामिल होते हैं, मार्जिनल में वो नहीं होते। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपने करंट क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स के साथ जो कॉस्ट मल्टीप्लाई करनी है वो करंट पीरियड की कॉस्ट होनी चाहिए, और ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए प्रीवियस पीरियड की कॉस्ट, ठीक है। चल, ये थोड़ा सा हमने ज़रा चाती मारी, तो एक बार फिर ज़रा मार्जिनल एब्जॉर्प्शन पे वापस भी आए। दोनों पासे वही खोल ले, हद हो गई यार। अच्छा, दूसरी बात, ये जब हो जाता था कॉस्ट ऑफ सेल आ जाती थी। ये कॉस्ट ऑफ सेल तो एडजस्टेड ही होती है, लेकिन इसमें चूंकि एब्जॉर्प्शन रेट यूज़ किया होता है तो यहाँ एडजस्टेड होती थी, अंडर ओवर की एडजस्टमेंट करके आपके कॉस्ट ऑफ सेल एडजस्टेड वाली आती थी। आपके इस सवाल के अंदर ये भी नहीं था, यानी अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन वाला मामला नहीं था। भाई कोई जल्दी तो नहीं ना, माजरत के साथ मुझे काम पूरा करने दो, ठीक है। हाँ, कहता है वेले हैं, ये मुझे सुना रहा है असल में, क्या तू बड़ा वेला आदमी है, ठीक है। चलें अब सवाल को ज़रा पढ़ लेते हैं, सोल्यूशन मेरे सामने मौजूद है, इसको फिर टिक करते जाएंगे। अच्छा है, कुछ तो आप भी करें, 3 दिन से मैं करी जा रहा हूँ सवाल, एक सवाल तो आप भी करें। वैसे ये कोई करना तो ना हुआ कि आपके सोल्यूशन आपके फॉर्मेट के मुताबिक सवाल आ जाए, डिस्कस भी हो जाए, फिर क्या करना। अच्छा, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन सारे पर्चे में ही घूमता है, कहीं माफ़ नहीं करता, लेकिन पूरा सवाल आ जाए तो उसके बाद थोड़े से चांसेस कम हो जाते हैं, पर आप उसको ईजी फिर भी नहीं ले सकते क्योंकि इसने आपकी जान तो कभी भी नहीं छोड़ी, ठीक है। एनीवेज, WIL produces a single product. It is in the process of preparing its budget for the year ending 31 December 2025. An analysis of WIL's performance during the current year and plan for next year is as below. तो करंट ईयर की परफॉर्मेंस है और अगले ईयर का प्लान है, और उसने क्या कहा है, आप देखो ना, ये क्या कह रहा है कि ये 31 अगस्त 25 पर खड़े हैं, ठीक है, और ये इसका वो कह रहा है इसका बजट बना रहे हैं। तो जो करंट ईयर होगा वो फिर कौन सा होगा, जो गुजर गया है, ठीक है ना, बात समझिए। वो कह रहा है बजटेड P&L बनाओ फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर। तो प्रोसेस इन बजट हमेशा आप स्टार्ट में खड़े होकर बनाते हैं, तो जो बजट फॉर द ईयर 31 अगस्त 25 बना रहे हैं, इसका मतलब आप इस वक्त खड़े कहाँ पे हैं, आप खड़े हैं 31 अगस्त 24 पर, ठीक है। और इस पीरियड का सारा डेटा आपको उसने बताया है कि ये बातें हैं, ठीक है। और बजट आपने बनाना है, होमवर्क, बजट आपने बनाना है 31 अगस्त 2025 का, ठीक है। चल, अब सेल वॉल्यूम इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज फ्रॉम 90,000 टू 1 लाख। तो बस ये 1 लाख ही मुझे चाहिए।
अब देखो बजटेड प्रॉफिट स्टेटमेंट बनानी है, बजटेड प्रॉफिट स्टेटमेंट बनानी तो बजटेड सेल रेवेन्यू लेंगे, जो फिगर निकलती आए वो लेके चलते जाओ। यूनिट्स तो आ गए, अगले पॉइंट में सेल प्राइस भी है, वो कह रहा है सेल प्राइस विल बी इंक्रीज्ड टू, मुझे यही चाहिए, मुझे 1,00,000 यूनिट्स इंटू 1200 चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 1,00,000 यूनिट्स इंटू 1200 कर दिए, तो दोनों जगह पे ही आ गया। बिल्कुल आपके वाले फॉर्मेट पे मैंने सोल्यूशन किया हुआ है, आईकेएफ के फॉर्मेट को मैंने नहीं देखा, बिल्कुल आप वाला फॉर्मेट है, ठीक है, कुछ चेंज नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट आगे कहता है, ये पॉइंट 1 और 2 हो गए, इसके अलावा पॉइंट 1 और 2 में और कुछ भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट कहता है टू अचीव इंक्रीज इन सेल्स एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस विल बी इंक्रीज्ड बाय 2 million, variable selling and admin expenses will increase from 100 to 110 per unit, as a result total selling and admin expenses will increase from 15 to, अब ये वर्किंग कर देता हूँ, यहाँ पे छोटी सी वर्किंग कर देता हूँ, यही वर्किंग मैंने वहाँ पे की भी हुई है, ठीक है, यानी ये तो वो है जो नहीं करना था, इसलिए इसको मिटाओ। अच्छा, अब मैं ये देख लूँ कि मैंने करंट पहले रखा है वर्किंग में या नेक्स्ट, ताकि मैच करती जाए। ये ना मैं यहाँ पे पहले मेरा दिल तो ये है कि यहाँ पे 2024 लिखूँ और 25 लिखूँ। अब वर्किंग में ज़रा देख लें मैंने क्या फॉर्मेट रखा है इस वर्किंग का, ताकि वो मैच कर जाए। यही है, अच्छी बात। चलें, हालांकि वैसे आपको ये ज़रा मुनासिब नहीं लगता, अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हो तो आप 25 हमेशा पहले लिखते हैं फिर 24, तो कोई मसला नहीं है, बस ध्यान रखना। मैंने इसलिए कर दिया कि ज़रा सारी वर्किंग मैंने वहाँ पे वैसे की हुई है, तो ये ना हो आपकी वो कैसेट ही सारी उलट हो जाए, ठीक है। 2 टायर उत्ते चुके जान, चलो 4 का तो हम मौका नहीं, ठीक है। चलें, अब असल में वेरिएबल कॉस्ट के बारे में क्या कह रहा है। पहली बात तो ये कह रहा है कि टोटल सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, हमने ये टोटल ही लेने होते हैं भाई, बैठते क्यों नहीं हो यार वैसे। अच्छा, हमने टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस लेने होते हैं, मार्जिनल के अंदर वेरिएबल कंट्रीब्यूशन से ऊपर और फिक्स्ड वाले सेलिंग एडमिन नीचे, और एब्जॉर्प्शन में सारे के सारे नीचे, सेलिंग एडमिन नीचे। दिखाऊं फॉर्मेट, अभी किया तो था, ठीक है। तो वो कह रहा है टोटल 15 से 19 पे चलेगा। मैंने कहा चलो पहले टोटल ही लिख लेता हूं, फटाफट लिखा हमने यहां पर आकर टोटल 15,000 में किया सवाल, देखो जरा मिलियन में है, वो तो डबल हो जाए, चलो खैर चलो अच्छा मैं मिलियन लिख देता हूं। 15 से 19, ठीक है, 15 से 19 पे चले गए टोटल। क्यों जी, क्यों गए? वो कहता है टू अचीव इंक्रीज इन सेल, ये जो हमने सेल का इंक्रीज अचीव करने का सोचा है, हमने एडवर्टीजमेंट करनी है जो कि 2 मिलियन से बढ़ेगी। ये एडवर्टीजमेंट क्या होती है जी? ये फिक्स कॉस्ट है बेटा, ये तो किसी यूनिट की वजह से नहीं बढ़ रही है, ये तो एकदम से बढ़ गई, तो 2 मिलियन तो ये इंक्रीज आया है जो यहां पे नहीं था, ठीक है। उसके बाद पहले वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है टू अचीव, अच्छा आगे कहता है वेरिएबल सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस विल इंक्रीज फ्रॉम 100 टू 110 पर यूनिट, यानी पहले 100 था अब 10। अब सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, ये ऐसे नहीं रिवीजन कराई थी कॉमन इश्यूज की कि सेलिंग एडमिन एक्सपेंस अगर पर यूनिट देगा, सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट देगा तो उसको सेल यूनिट से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहां पर हमने सेलिंग एक्सपेंसेस जो है यहां पे लिख देता हूं सेलिंग एक्सपेंस, ऐसे लिख दो सेलिंग एक्सपेंस। ये 24 के लिए 90,000 इंटू कर लो ना, डायरेक्ट कर लो, 90,000 इंटू 100 करो, 90,000 इंटू कितने गया 100 करो, जरा आंसर बताओ मुझे। वहां पे वर्किंग हुई पड़ी है जी, 9,000, 9 मिलियन होगा ना, 9 मिलियन, ठीक है। और 25 के लिए यूनिट्स बढ़ गए, ये मैं ग्रीन 25 के लिए यूज कर लूंगा, और ये 110, बताओ ये कितना। अच्छा, अब बाकी क्या होंगे, बाकी फिर ये सेलिंग एक्सपेंसेस कौन से थे, ये वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस थे, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस हैं क्योंकि वो पर यूनिट गिवन है, ठीक है। अब पिछले साल के अंदर बाकी सारे के सारे फिर क्या होंगे, फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस होंगे। पिछले साल कितने थे, इस साल भी 6 ही आ रहे हैं, ठीक है। अब ये इस तरह अलग अलग इसलिए कर लिया कि अब चलो इसको पॉइंट को सारे ही फड़का देते हैं, ठीक है। ये वैसे मैंने वर्किंग में एंड पे किया हुआ है क्योंकि तरतीब के अंदर इसको एंड पे ही जाके देखते थे ना, लेकिन चलो इसको आप पहले ही कर लेते हैं। अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर ये पूरा 19 आपने ले लेना है, ठीक है, पूरा 19 जीपी के बाद, और मार्जिनल के अंदर आपने इस 11 को ले लेना है कंट्रीब्यूशन से ऊपर और 8 को ले लेना है कंट्रीब्यूशन के बाद। इसका क्या करना है,
इसका तो मैंने कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ समझाने के लिए ये लिख दिया कि कहानी कुछ ऐसे चली है, परेशान ना होना। बैलेंसिंग तो इधर से भी वही निकला है, उसमें कोई चेंज था नहीं, ठीक है। तो मेरे अब सवाल के लिए रेलेवेंट सिर्फ इतनी सी बात है, ये दिखा देता हूं, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन हमारा पहले चलता है, ये देखो वेरिएबल 11, चलो ये मैंने अलग अलग लिखा हुआ है 11 और 8, मतलब वैसे अलग कर दिया था ना, तो अल्टीमेटली आया तो दोनों का कहाँ पे है, जीपी के बाद ही आ रहा है ना, फिक्स्ड और वेरिएबल। मैंने शायद लिखे भी ऐसे ही थे फॉर्मेट के अंदर कि फिक्स सेलिंग भी इधर ही, वेरिएबल सेलिंग भी इधर ही, ठीक है। तो टोटल कितना आ रहा है, टोटल ये देखो, ये 11 और 8 कितना बनता है, 19 मिलियन है ना। तो यही 19 मिलियन में कह रहा था जीपी के बाद आना है एब्जॉर्प्शन में। मार्जिनल में क्या होगा, 11 चले जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन से ऊपर, ठीक है। तो ये 11 कॉन्ट्रीब्यूशन से ऊपर और 8 कॉन्ट्रीब्यूशन से नीचे, ठीक है। ये जो चीजें टिक होती जा रही हैं, ये काम हो गया हमारा, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर, कोई मसला, सवाल तो आपने करना था, मैं बैठ के करा रहा हूं बस, तो हो ही रहा है ना, सवाल होना इसी को ही कहते हैं, ठीक है। ट्यूशन सामने मैं उठ के लिख नहीं रहा इस सारे को, ठीक है। तो आपको करने के लिए सवाल भी मिल गया, अच्छा है ना, पूरे पेपर में कोई सवाल आपको मिल नहीं रहा था, ठीक है। नेक्स्ट, हाय बेटर क्वालिटी रॉ मटेरियल विल बी परचेज्ड एट 315 पर केजी। अब ये ऊपर वही चलने दो, 24-23 ऐसे ही चलने दो, ठीक है ना। अब मैं रॉ मटेरियल की कहानी लेकर बैठ गया हूँ, ठीक है। रॉ मटेरियल के बारे में क्या कहता है, 315 पर केजी, रुपीज़ 315 पर केजी, ये हमें मिलेगा। अच्छे वाला मटेरियल हम मंगवा रहे हैं, ठीक है। बजट में क्या कह रहे हैं, अच्छे वाला, मोबाइल यूज करने से सवाल नहीं समझ आएगा, अच्छे वाला मटेरियल हम मंगवाएंगे, ठीक है। आगे कहता है which is an increase of 5%, better quantity will be purchased। ओ अच्छा, पिछले साल 5% से बढ़ा है। अच्छा बेटा जी, एक बात ध्यान में रखो, पिछले साल वाला भी मुझे, हर चीज पिछले साल वाली भी चाहिए। उसकी वजह है कि ये जरा देखो, वो कह रहे हैं कि क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, हाँ थोड़ा चेंज किया है उन्होंने, ऑफ सेल, मतलब ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री भी थी, क्लोजिंग भी थी। अब अगर ओपनिंग फिनिश गुड इन्वेंट्री है तो उसकी कॉस्ट निकालने के लिए मुझे पिछले साल वाली कॉस्ट चाहिए, मटेरियल की, लेबर की, वेरिएबल ओवरहेड की, मैं मार्जिनल के लिए, और प्लस फिक्स्ड ओवरहेड की। तो ये बेसिकली अब मैं क्या निकालने लगा हूं, मैं यूं लिख लेता हूं, जरा तमीज से लिख लेते हैं ना। हम बेसिकली क्या करने लगे हैं, हम कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहे हैं, ठीक है जी, कॉस्ट पर यूनिट, जिसमें सबसे पहले कौन आ गया, रॉ मटेरियल। तो रुपीज 315 पर केजी है, ये इंक्रीज है ओवर प्रीवियस ईयर। तो 24 के अंदर फिर कितना था, अगर ये 5% बढ़ गया, परसेंटेजेस, कोई कॉन्सेप्चुअल, इतना सीधा सवाल था, आप आगे चलते जाओगे, देखते जाओगे। तो अगर ये 315 5% बढ़कर आ चुका है, तो इसका मतलब ये 105 पे पड़ा है, तो फिर इसका 5 कितना है। तो ये मैं यहां पे अब कैसे करूं, यहां कर दूं 315 डिवाइडेड बाय इंटू 100, ठीक है। ठहर जाओ यार, ये जरा ऊपर बार बार लिखना ना पड़े, चलो ओके 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 ओके, सौखे मुक ही गया जी, ओके सौखे मुक गया जी। कितना है 300, ये 2024 दोबारा लिख देता हूं, और 2025 का वो बता के कह रहा है 2024 में ये 5% इससे कम था, यानी ये इंक्रीज है ओवर प्रीवियस ईयर। अब इसी तरह से चलते रहे, मटेरियल लेबर सारी कॉस्ट निकाल लेंगे 1 मिनट के अंदर, कॉस्ट, सारा सवाल खत्म है, और कुछ है ही नहीं। कॉस्ट पर यूनिट तो चाहिए हमें, हम कॉस्ट पर यूनिट को ही लेकर हम चार्ज करेंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट निकालेंगे, उसी को क्लोजिंग स्टॉक के लिए करेंगे, और रेकंसिलिएशन तो वैसे ही आप लेफ्ट हैंड से बनाते हैं, क्योंकि आपने हमेशा एब्जॉर्प्शन पहले रखा है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस, ठीक है। ये लोग कहां से आई जा रहे हैं, तुम लोग सुबह से अभी तक नहीं आए थे, अभी कहां गए थे, सुबह से तो नहीं आए, अच्छा आगे बढ़ो। आगे कहता है लेकिन इसकी वजह से कंजम्पशन रिड्यूस हो जाएगी बाय 8% टू, यानी के मटेरियल कॉस्ट आपने निकालनी होती है ना, और बोलो, तो मटेरियल कॉस्ट तो होती है मटेरियल की क्वांटिटी, ये क्वांटिटी है, ये मटेरियल की क्वांटिटी पर केजी आ गई, इसको नहीं सॉरी, ये मटेरियल की प्राइस आ गई रुपीस के अंदर, ठीक है, मटेरियल की क्वांटिटी वो निकालें। अब वो कहता है
ये जो हमने अच्छे वाला मटेरियल मंगवाया है ना जी, ये कोई ऐसे वैसे नहीं, इसने क्या करना है, तो रॉ मटेरियल की प्राइस आगे मैंने लिख रहा, ये प्राइस थी और रॉ मटेरियल की क्वांटिटी। वो कहता है ये हमने ऐसे नहीं मंगवाई ये वाली जो है वो कैटेगरी मटेरियल की, ये कह रहा है कि जब ये आएगा अच्छे वाला मटेरियल थोड़ा महंगा है तो ये कंजम्पशन को रिड्यूस कर देगा बाय 8% टू यानी 1.3। यानी कि अगर किसी को ये परसेंटेज समझ नहीं भी आ रही ना तो उसका सिर्फ ओपनिंग स्टॉक गलत होना था, क्लोजिंग फिर भी ठीक हो जाना था, क्योंकि वो तो सीधा सीधा दिया हुआ उसने। ठीक है, तो 1 पॉइंट, ये क्या है जी, ये रुपीस, ठीक है, और ये क्या है, केजीस। ठीक है, रुपीस, और अब ये कहता है ये 1.38 पे आ जाएगा, जो कि 8% से कम हुआ है, मतलब ये 90, सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह बेसिक्स, ये 92 है, हमें 100 चाहिए पिछले साल के लिए जी, 1 तो 1.5 केजीज पर यूनिट लगता था, 300 रुपए का आता था। हमने अच्छे वाला मंगवाया तो 1.38 पर केजी लग रहा है। अब इधर देखो, रॉ मटेरियल की कॉस्ट, रॉ मटेरियल की कॉस्ट ये पर यूनिट आएगी, बताओ जी, 450, 430, बात समझ आ गई। अब इसी को यूज करके आप, फिलहाल तो जो कॉस्ट इनकर हुई है वो तो कर लो ना, इसी को यूज करके आप कॉस्ट रॉ मटेरियल की निकालने लगे थे कि फौरन आपको ख्याल आया, अभी अभी सर ने ये पॉइंट पढ़ाया है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर फिनिश गुड का स्टॉक, अगर फिनिश गुड का स्टॉक मेंटेन हो रहा है तो सेल यूनिट्स, और खबरदार किसी ने मुझे थोड़ी सी जल्दी डाली तो एंड पे आके सुकून से करने दे मुझे सवाल, हो गया सवाल सुकून से। अगर फिनिश गुड का स्टॉक आ रहा है तो प्रोडक्शन के यूनिट सेल के यूनिट्स के बराबर हो ही नहीं सकते। ठीक है, अब यहां पे मैं निकाल देता हूं आपको आपकी मशहूर जमाना वर्किंग, जिसमें आप ओपनिंग फिनिश गुड के यूनिट्स, फिर प्रोडक्शन के यूनिट्स, बल्कि यूं लिखें जैसे कल लिखवाया था मैंने, ओपनिंग फिनिश गुड्स के यूनिट्स प्लस प्रोडक्शन, नहीं प्रोडक्शन है, लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स इज इक्वल टू सोल्ड। अब इसको रीअरेंज कर लें, क्योंकि मेरे पास प्रोडक्शन नहीं है, तो प्रोडक्शन के यूनिट कैसे निकलेंगे, सोल्ड यूनिट्स माइनस ओपनिंग फिनिश गुड प्लस क्लोजिंग फिनिश गुड। यही मैंने कहा था ना आपको, प्रोडक्शन यूनिट निकालने पड़ सकते हैं, फिर जरूरत पड़ गई। तो कॉमन इश्यूज का मतलब ही यही होता है, हर वक्त आ रहे हैं, हर वक्त आ रहे हैं, मसले हैं, लेकिन आपने मुख्तलिफ जगहों पे किए थे, उनको हमेशा करते आए थे, एक जगह इकट्ठा भी कर लिया। अब प्रोडक्शन के यूनिट्स कितने हैं जी, एक मिनट यार, जगह जरा तंग है, इसको उधर ना ले जाऊं, क्योंकि मुझे दोनों साल के लिए चाहिए होंगे ना, जरा इधर लिख देता हूं। हाँ जी, तो ये हमारी इक्वेशन है जिसको हम यूज करेंगे, नीचे वाली मुझे प्रोडक्शन यूनिट्स चाहिए। अब मुझे बताओ, सोल्ड यूनिट्स गिवन है 2024 के, सोल्ड यूनिट्स कितने हैं, 90,000, 90,000, और वो क्या कह रहा है, हमने पिछले साल जो सोचा हुआ था वो क्या था कि पिछले साल तक हम क्या करते थे, अच्छा ओपनिंग स्टॉक तो फिर बना इसका, ठीक है, तो मुझे पिछले साल की प्रोडक्शन नहीं चाहिए, प्रोडक्शन मुझे 2025 की चाहिए, ठीक है, लेकिन ओपनिंग फिनिश गुड्स का स्टॉक निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, 90,000 का 10%, और क्लोजिंग 1 लाख का कितने परसेंट हो गया, क्या कह रहा है वो, कह रहा है जी हमने डिसाइड किया है कि क्लोजिंग फिनिश गुड को रिड्यूस कर दें फ्रॉम 10% टू 6% ऑफ सेल। मतलब पिछले साल तक सेल का 10% होता, पिछले साल की सेल क्या थी 90,000, उसका 10% 9,000, ये पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक होगा जो हमारे साल का ओपनिंग बना। ठीक है, तो हमने ये वर्किंग की हुई है मैंने साल के अंदर, ठीक है, चलो फिर अलग से ही निकालो इसको भी ऐसे ही, यहाँ पे कर लो, इतना आसान है वैसे जी। इस साल की सेल्स कितनी है, 1 लाख माइनस दिस प्लस कितने परसेंट, 6%, आंसर इज 90, यानी आपने इस साल के प्रोडक्शन यूनिट्स कितने रखने हैं, तो यही आपकी सारी कॉस्ट के लिए यूज होंगे प्रोडक्शन यूनिट्स। ठीक है, क्या देखने आए हैं,
आप सबको कहें कि लग जाने 15 को मिनट और, ठीक है। अब आपकी सारे सवाल के अंदर जो कॉस्ट निकलनी है वो ना लाख पे निकलनी है ना 90 पे निकलनी है। प्रोडक्शन और सेल बराबर नहीं है क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है, तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि प्रोडक्शन और सोल्ड यूनिट डिफरेंट होते हैं इसके अंदर। कॉस्ट के लिए अब हमें कौन से यूनिट चाहिए थे, तो आपने ये कॉस्ट जो निकाली है ये 437.7, इसको मल्टीप्लाई करोगे 97 से, आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट आ जाएगी। बस अब कहानी सीधी हो गई। ये देखो, ये कॉस्ट ऑफ सेल निकालने लगे हम। ये वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, अच्छा मैंने टोटल की हुई है। बहरहाल प्रोडक्शन यूनिट्स कौन से लिए हमने, 97,000, तो ये डिसाइड हो गया। अब ये मैंने चूंकि इकट्ठी कर दी है, क्योंकि सारी वेरिएबल कॉस्ट को आप इकट्ठा करके एक बार कर सकते, टाइम बचता है, इसलिए बाकी वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल लेते हैं। ओके डन, ठीक है। बहुत आसान सवाल था, सिर्फ इतनी सी बात समझने वाली थी। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्या चीज़ है, नेक्स्ट क्या चीज़ है, ये तो कहानी होगी ना ख़त्म, ये कहानी आगे लेबर की। कहते हैं वेजेस को हमने इंक्रीज कर दिया फ्रॉम 300 पर लेबर आवर टू 350। बिल्कुल वैसे ही लेबर का रेट है पर आवर, कितने से कितने पे ले गए हैं, 300 से 300, बिल्कुल सेम चल रहा है। यानी एक की समझ आ गई तो सारे सवाल की समझ आ गई। कहता है जब हमने ये किया है ना, तो लेबर यूनियन ने अश्योर किया है कि ये इंसेंटिव जो है ये बेहतर करेगा एफिशिएंसी को, और टाइम जो है वो 1 घंटे से कम होके, यानी पहले 1 घंटा लगता था लेबर आवर पर यूनिट 1 थे, अब ये कितना हो गया, तो चलो जी मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकाल दो, 300 और 315, ठीक है। अब ये दो कॉस्ट हो गई हैं। मैं एक दफ़ा तीनों इकट्ठी कर लूँ फिर आपको वेरिएबल कॉस्ट दिखा देता हूँ, ठीक है ना। वर्किंग वैसे यहाँ प्रॉपर की हुई है मैंने, आपके सोल्यूशन में ना, ये देखो ये ऐसे की कॉस्ट पर यूनिट निकालते हुए, ये देखो मटेरियल ऐसे निकला, यहीं से देख लेते हैं, बल्कि लेबर 300 से 315 आई है ना। चलो उधर से देख के आते हैं वापस, यहाँ पे फिर देख लेंगे। यहाँ पे जरा गंद गुंद पड़ रही है, देखो नंबर मिटाएं, आगे चलें। नेक्स्ट क्या चीज़ है, नेक्स्ट इज वेरिएबल ओवरहेड्स विल इंक्रीज फ्रॉम 100 टू, अच्छा बेटा जी पर लेबर आवर है, तो इधर देखो वेरिएबल ओवरहेड का रेट मैंने पहले लिया, वो कितना है जी, 100 था, लेकिन लेबर आवर्स चेंज हो गए हैं ना, लेबर आवर पर यूनिट कितने हो गए, 1 से 0.9, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई पर यूनिट, ये 100 थी, ये तीसरी चीज आ गई। अब इन तीनों का टोटल करो, 844 ये 844.2 टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। अगर इसको 97,000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी, और वो आपको मैं दिखाता हूं अब जाकर। ये 844.2 97,000 यूनिट से मल्टीप्लाई हुआ तो ये फिगर आपकी आ गई। दोनों जगह पे सेम आती है, एब्जॉर्प्शन मार्जिनल में ये दोनों ही होते हैं, तो ये दोनों कॉलम्स में आ गया, कोई मसला। अब एक चीज जो डिफरेंस होगी वो ये है, तो अब फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ढूंढकर उसको सिर्फ 97,000 से मल्टीप्लाई करके एब्जॉर्प्शन वाले में एब्जॉर्ब करवा देंगे। समझ आ रही है, थोड़ा लेंथी सवाल है, लेकिन नंबर भी उसी हिसाब से ही है। नंबर हो गया, फिर भी देख लो 2 मिनट रह गए, अब कुछ नहीं रह गया, ठीक है। आगे बढ़ो जी, नेक्स्ट है, आखिरी पॉइंट रह गया ना। अब देखो सारा हो गया तो कहते हैं अब हो गया, मेरे पे एहसान कर रहे हैं जाते जाते कि हम नहीं करते सवाल। पूरा सेशन तो कोई एहसान नहीं किया आप लोगों ने, इची बीची को भी माफ नहीं करते थे, हैं डांगा चुक लेंदे सी, आज की होया, छुट्टी नजदीक है इसलिए। आगे जी, फिक्स्ड ओवरहेड्स विल इंक्रीज ड्यू टू इन्फ्लेशन, बड़ी मेहरबानी। However, due to an expected increase in production next year, fixed overhead cost per unit will reduce from 70 to, एड्डी लंबी कहानी, यहां से यहां तक कोई चक्कर ही नहीं था, सिर्फ इतनी सी बात थी। ये फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो 70 से 65.8 हो गए। एड्डी लंबी कहानी, ये होगा वो होगा, ये होना है, ये सवाल है, ठीक है। तो ये भी लिख लो यहां पे, फिक्स्ड एफओएच, ये इतना आसान सवाल था कि मजा आता ना पूरा करते खुद, ओए होए आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा आता, लेकिन अभी भी थोड़ा नहीं आया, खुद कर लेंगे इंशाल्लाह। तो फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट है, ये कितने थे, 60, ठीक है जी। अब इधर देखो जरा, 1 मिनट जरा इधर देखना जरा, ये 280, तो ये इसके समेत ना आपने अब टोटल करके मुझे बताना है, इसके समेत पहले टोटल चलो वो बाद में करेंगे, ये 65.8 ये फिक्स्ड एफओएच है, 97,000 से मल्टीप्लाई करो, 65.8 97,000 से, तो ये आपकी कॉस्ट आ गई, इधर ये आनी कोई नहीं, ठीक हो गया। ये आपकी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई।
अब आपने ऐड करना है ओपनिंग, लेस करना है क्लोजिंग। पहले क्लोजिंग की बात कर लेते हैं, आसान है जरा। क्लोजिंग वेरिएबल कॉस्ट तो ये थी ना, तो मार्जिनल वाला स्टॉक इसी पर आएगा। अब स्टॉक के यूनिट्स कितने हैं, ये आपने यहां पर क्लोजिंग के यूनिट्स निकाले हुए हैं 6000। ये वर्किंग हुई पड़ी है प्रॉपर, आपके जो सोल्यूशन दिया ना उसमें प्रॉपर वर्किंग हुई पड़ी है, निकले हुए यूनिट्स, ठीक है। तो 6000 क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स हैं। मार्जिनल के हिसाब से उसकी कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, उसमें फिक्स्ड एफओएच नहीं है, 844.2। तो 6000 इंटू करके देखो, जल्दी करो, 6000 इंटू 844.2 करो, ये फिगर आ रही है। असल में मैंने वर्किंग ना की, मैंने जान छुड़ाई एक बार फॉर्मूला लिख के अंग्रेजी में, और ठीक है, और वो वर्किंग का रेफरेंस दे लेना आप। यही आंसर आ रहा है। अच्छा, अब एब्जॉर्प्शन का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 844 से नहीं मल्टीप्लाई होगा, बल्कि आपने ये 65.8 भी ऐड करना है इसमें, 844, यानी ये तीनों येलोस को ऐड करके बताओ क्या आता है, 910.0। अच्छा, अब इस 910 को आपने 6000 से मल्टीप्लाई करना है, 5460। इन दोनों में फर्क होता ही यही है। अच्छा, अब ये हो गया क्लोजिंग, ऐसे ही ओपनिंग था, वो हमारा साथ के साथ ही हो गया। कैसे, ये देखो, ये रॉ मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, इन तीन का टोटल करें 850। अब ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स कितने हैं, आपके सवाल में प्रॉपर वर्किंग हुई पड़ी है, जहां में 9000 निकाले, 9000, ठीक है। तो 9000 इंटू 850 करें, 76, ये मार्जिनल वाला आ गया। एब्जॉर्प्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें प्लस 70 करके 920 इंटू 9000 करें। अब आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल आ गई, अंडर ओवर कोई था नहीं सवाल के अंदर, तो यही आपकी कॉस्ट ऑफ सेल उठकर इधर आ गई, दोनों की अलग अलग, ठीक है। अब सिर्फ रह गया इधर एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स का आना। तो एक्चुअल कहां से लाएंगे हम भाई, ये जो इधर एब्जॉर्ब हुए हैं ना, यही असल में यही बजटेड, यही एक्चुअल, यही एब्जॉर्ब, कोई फर्क था नहीं, जिंदगी सुकून में थी, तो यही उठाकर मैंने इधर भी लिखे हुए हैं। मतलब आप यहां पे वर्किंग शो कर सकते हैं कि 65.8 इंटू कितना था, 97,000, ये काम हुआ यहाँ, ठीक है, और सही है। पर यूनिट को आपने क्या कर लिया, टोटल, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास ये प्रॉफिट्स तो आ गए, अब इन दोनों में क्या आ रहा है, डिफरेंस, इसको रेकंसाइल भी करना पड़ेगा। तो रेकंसिलिएशन आपने अपने फेवरेट तरीके से करनी है। पहले एब्जॉर्प्शन रखना है, ऐड डिफरेंस इन ओपनिंग, लेस डिफरेंस इन क्लोजिंग, और आएगा इंशाल्लाह। कैसे, ये आपके पास स्टॉक्स मौजूद हैं, आप आए, आपने कहा जी ओपनिंग में डिफरेंस कितना है, तो 8280 माइनस 7650 करके बताओ आंसर। 82,80,000 माइनस 7650, 630 ऐड हो गया। ऐसे ही क्लोजिंग स्टॉक्स में डिफरेंस दोनों वाला 5065 माइनस 5460 लिखा हुआ है, 394 माइनस हो गया, और इसका आंसर आप निकालो, 912 में ऐड करो, लेस करो, आंसर ये आता है या नहीं आता, तो ये आपका रेकंसाइल भी हो गया। सवाल मुश्किल नहीं था, लेंथी था, लेकिन बेटा नंबर भी तो देखो, को थोड़े नंबर थे, पौना घंटा इस सवाल पे लगाना था आपने पर्चे में, तो भी खैर थी, बाकी आसान भी थे। वैसे आधा घंटा काफ़ी होता है इसके लिए, तो इसको घर पे करना है आपने, ठीक है। अच्छा जी, अब आखिरी बात ये कि अपनी तरफ से तो कोशिश मैंने की है कि जो काम था सारा ही हो जाए, फिर भी कुछ ना कुछ पता ही आपको बतकाज़ा बशरियत कोई चीज़ रह भी गई होती है, तो जो चीज़ भी रह गई है इंशाल्लाह वो अगर रह गई हुई तो मैं आपको, यहाँ बच्चे लाइब्रेरी में बैठे होते हैं, मैं एक मैसेज करूंगा, अगर रह गई हो, ये मैं डिस्क्लेमर दे रहा होता हूँ, कोई मुझे ये ना कहे ये क्या बात हुई, क्लासें ख़त्म करके फिर फलां चीज़ दे दी है। कोई चीज़ आ ही जाती है ऐसी, दिल में आती है कि नहीं यार ये बच्चों को पता होनी चाहिए, तो आप जहाँ पे होंगे वहीं रहेंगे, कोई मसला नहीं है। 2-4 बच्चे तो मिल ही जाते हैं लाइब्रेरी से, मैसेज करूंगा तो आ जाएंगे, कैमरा मौजूद होता है, रिकॉर्डिंग करके आपको भेज देंगे, कोई हैंड आउट होगा साथ भेज देंगे, एवरीथिंग विल बी मेड अवेलेबल अगर ज़रूरत पड़ती है, इंशाल्लाह पड़ेगी नहीं, ठीक है। आपको मैंने रिवीजन प्लान देना है, उसके लिए मुझे आपने 2 से 3 दिन देने हैं। कोई मैसेज ना करे ग्रुप में, ऑनलाइन वाला हो या फिजिकल वाला हो, 2 से 3 दिन देने हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, कोई पेंडिंग सोल्यूशंस हैं तो वो पेंडिंग सोल्यूशंस भी मुझे लिस्ट मिल गई है, एक स्टूडेंट ने दे दी है, उसके अंदर कोई मुख्तलिफ टॉपिक्स के जो सोल्यूशंस पेंडिंग थे वो भी आ जाएंगे। वो आने तक ही मैं अभी तक आपको पूरी एक फ़ाइल नहीं भेज सका, तो जब वो सोल्यूशंस भी आ जाएंगे तो फिर जी
जी वो पेंडिंग सॉल्यूशंस हैं वो भी आ जाएंगे 2-3 दिन में, तो वो मैं फाइल इनसे कंबाइन करवा लूँगा। उसके अलावा कोई सॉल्यूशंस होंगे तो वो फिर नहीं होंगे। जो सॉल्यूशंस आपने पेंडिंग बोले हैं वो या तो क्लास में सवाल हो गए, या फिर बेटा चुप कर जाओ ना, या फिर वो आपके सॉल्यूशंस थे, तो जो उनमें से भी रहते थे वो आ जाएंगे। तो एक फाइल पूरे सारे हैंडआउट्स की, वैसे तो हैंडआउट्स की फाइल कोई चाहिए आपको लेक्चर नोट्स की? मेरा नहीं ख्याल लेक्चर नोट्स आपको चाहिए हैं, क्योंकि आपने लेक्चर नोट्स को फॉलो ही नहीं करना। आप खामखा उनको देखेंगे। लेक्चर नोट्स तो उन्होंने फॉलो करने हैं जिन्होंने लेक्चर आज बैठ के शुरू करने। आपके लिए रिवीजन प्लान इंपॉर्टेंट है, वो आपको जो मिलेगा आपने उसको फॉलो करना है, ठीक है। उसके अंदर जो सवाल हैं बस उनको जैसे कहा वैसे करना है, एक सिटिंग में कोशिश करनी है, और मार्क्स इंटू 1.8 करके, और उसके बाद बगैर सोल्यूशन देखे, और 70 to 80% सोल्यूशन ठीक हो तो दोबारा उस सवाल को ना करना, आगे चले जाना। इंशाल्लाह अगली बार इसमें और इम्प्रूवमेंट होगी, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें मैंने अभी आपको देनी है। बाकी आप लोगों ने, मैं अब ये तो कुछ 50वीं बार मुझे लगता है बोल रहा हूँगा, ये जो अब वक्त स्टार्ट हो रहा है आपका, बल्कि हो ही चुका हुआ है, आपको रिवीजन के लिए बुलाकर वो काम ही करवाया आपको, आप पढ़ाई शुरू कर चुके हैं। बेटा 13 से 14 घंटे लाजमी आपने पढ़ना है, ये लाजमी है उनके लिए। अगर देखो 3 पेपर वाला है तो उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, 2 वाले को कम मेहनत करनी पड़ रही है, तो कम ना करे, वो उसी टाइम को ज़्यादा लगा ले ताकि उसका और ज़्यादा रिस्क कवर हो जाए, ठीक है। तो 13-14 घंटे निकालने, ये कैसे निकालने आपने, मैं आपको बताता होता हूँ। मैं बिल्कुल एवरेज से स्टूडेंट हूँ, और मैं भी जब सीए में आया था तो इतना टाइम पढ़ने लग गया था, खास तौर पे फाइनल में आके तो इतना पढ़ना ही पड़ता है। तो आप लोगों ने तुसी बना लो वीडियो भैन, ताड़ी वीडियो तो खराब करा चले सर पर आए, प्रैंक हो गया आपके साथ, चले कोई बात नहीं। अच्छा सॉरी, तो मैं ये कह रहा था कि आपने क्या कह रहा था मैं, हाँ, तो आपने 13 से 14 घंटे नहीं, मतलब तानू माफ़ी होएगी हैं, तो आपने पढ़ाई करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने जैसे बोला वैसे तैयारी करनी है, लेकिन सारे पेपर्स को भी आपने एहतियात से पढ़ना है, बाकी भी पास करने हैं। और खुदा के लिए अकाउंटिंग वाले पर्चों के लिए जहन में रखिए, इनके लिए नींद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पेपर नाइट में। ऐ नहीं कि जाके हूँ सौ जाओ जनाब, सौ के रिकॉर्ड तोड़ देते हैं जी, मैं 14 घंटे सोया सर, फिर भी अकाउंटिंग वाले पर्चे पास नहीं। पेपर नाइट की बात कर रहा हूँ कि पेपर नाइट के अंदर 6 से 7 घंटे, कम से कम 6 घंटे सो के जाना। अकाउंटिंग वाले पर्चे में कुछ नहीं करना पेपर नाइट में आपने। और टेंशन होती है, लेटते नींद नहीं आती है, पर लेटे रहे, नहीं भी नींद आई लेटे रहे, कभी तो आई जाएगी, ठीक है। तो आपने अच्छी सी नींद लेकर जाना है। सुन ले मेरी बात, सुबह नमाज के बाद आप, जो रमज़ान चल रहा होगा, ठीक है, तो आप माशाल्लाह सहरी में उठेंगे, तहज्जुद के नफल पढ़ें, दुआ करें, फिर बेशक आप अपना नमाज के बाद, इशराक के बाद थोड़ी देर सोना चाहें सो जाएं, पढ़ना चाहें रिवाइज़ करना चाहें। लेकिन जो आखिरी रिवीजन है उसके अंदर आपने क्या रिवाइज़ करना है ये याद रखना। पेपर से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, कोई भी टॉपिक का जो सवाल आपको सबसे पसंद है ना, अच्छा, उसको भी आपने, अगर कम टाइम है तो सिर्फ देख लेना, ज़्यादा टाइम है तो सिर्फ एक बार उस सवाल को करना है, बाकी ऐसे ही 2, 4, 5 सवालों को देखना है, उसके सोल्यूशन को देखते जाना है। ये देखकर, हाँ वही आखिरी दिन की बात कर रहा हूँ, इसमें ये होना है, सोल्यूशन देखा, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये तसल्ली के लिए होता है। आपने मॉक से पहले एक पूरी रिवीजन और मॉक के बाद एक पूरी रिवीजन करनी है, जैसे कहा है वैसे, ठीक है। बाकी अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे। कोशिश मैंने की थी कि जो मेरे से हो सके बेस्ट किया है, बाकी को कमी कोताही रह गई हो, किसी का दिल मैंने दुखाया हो, तो किसी का भी दिल दुखाया तो उसके लिए भी माजरत। और आप लोगों ने मेहनत करनी है, रिज़ल्ट पे मेरा दिल नहीं दुखाना, ठीक है। तो ज़िंदगी रही तो आपकी मिठाई के साथ, आपके साथ मुलाकात होगी रिज़ल्ट पे। अल्लाह हाफ़िज़।